बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब। आई होप कि आपके दिन का आगाज़ बहुत बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी काबिल स्टूडेंट की जिन्होंने 555 नंबर लेकर एक तारीख़ रकम कर दी, एक काबिल बासलाहियत बच्ची। और मैं ये समझती हूँ कि जब एक लड़की तरक्की करती है, एक लड़की कामयाब होती है, तो उसके लिए एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, उसमें वालिदैन का किरदार भी होता है, उस्ताद का किरदार भी होता है और सबसे बढ़कर उसकी मेहनत होती है। आज हिजाब ज़हरा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी और इसी के साथ साथ फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा इस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज़ जो कि हम अक्सर औकात देखते हैं कि घर को डिज़ाइन करना हो, रूम को एस्थेटिक बनाना हो, तो हमारे जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि यकीनन इस पे तो बहुत बड़ा खर्चा आएगा, लेकिन किस तरह से छोटे से बजट में रहकर हम अपना घर खूबसूरत बना सकते हैं, इसमें भी प्रोग्राम में बात होगी। सोने की कीमत आज क्या रहेगी, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और सबसे पहले देखते हैं कि फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा रहेगा हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, एक दो दिन से मौसम में जो गर्मी की शिद्दत है वो थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम रज़ा से पूछते हैं कि कैसा जा रहा है फैसलाबाद का मौसम। जी मरियम बताइएगा। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज शहर फैसलाबाद में ठंडी हवाओं का राज है। बादल भी शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं जो कि सूरज के साथ आग मिचोली का खेल खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम भी खासा खुशगवार है। और उसके साथ साथ जो गर्मी का ज़ोर कायम दिखाई देता था वो भी ख़त्म हो चुका है। गुज़िस्ता 2 रोज़ से शहर फैसलाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और इसी तरह से इस बारिश की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मानसून का 8वां स्पेल है, तो इसके अंदर बारिश के इम्कानात जो हैं वो भी महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किए गए हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब इस वक्त 82% है, जबकि हवाएँ 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएँ शहर फैसलाबाद के मौसम में बेहतरी भी लेकर आ रही हैं और इसके साथ साथ जो गर्मी की तपश थी और हफ़ज़दा माहौल था उसके अंदर कमी का सबब भी बनती दिखाई देती हैं। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा दिन के अंदर यानी कि कल बारिश की पेशन गोई ज़रूर की गई है। लेकिन आज कोई बारिश तो नहीं है, लेकिन हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा और उसके साथ साथ जो मौसम में बेहतरी आई है वो भी फैसलाबादियों के लिए सुख की वजह बनेगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। आई होप सो कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक तो खुशगवार हो गया है, फर्दर भी इसी तरह से खुशगवार है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं एक ऐसी काबिल स्टूडेंट की, बासलाहियत स्टूडेंट की, जिनकी कामयाबी बहुत ही गैर मामूली है। अक्सर हम लोग जब भी हाई परसेंटेज के हवाले से बात करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं टॉप करते हैं बोर्ड में, लेकिन हमारे साथ हिजाब ज़हरा मौजूद हैं जिन्होंने 555 मार्क्स लेकर आउट ऑफ 555 सबको हैरान कर दिया। इनकी कामयाबी का क्या राज है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, तो उनकी कामयाबी का राज उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। हिजाब फातिमा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिजाब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया हिजाब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। हिजाब ज़हरा के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद नारू ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मोहम्मद नारू? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने कीमती वक्त से। हिजाब ज़हरा, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। कैसा महसूस हुआ जब नवीं जमात का रिज़ल्ट आ रहा था? यकीनन थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, थोड़ी सी परेशानी भी होती है। जब आपको पता चला 555 नंबर आपने लिए आउट ऑफ 555, तो कैसा महसूस हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुझे पूरा यकीन था कि मेरी पोजीशन आएगी बोर्ड में, क्योंकि जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है मेरी कोई ना कोई हर साल पोजीशन आती रही है, तो ये यकीन तो था ही सही कि बोर्ड में पोजीशन आएगी। लेकिन जो 555 में तो 555 आए हैं, इसमें अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआएं साथ साथ जारी थी। अल्लाह ताला पे यकीन था कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजेगा, तो ये 555 में से 555 ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। बिल्कुल इसी तरह से है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेडिकेशन के साथ भी काम करते हैं, हार्ड वर्क के भी साथ काम करते हैं और साथ ही साथ माँ बाप की दुआएं, उस्ताज़ा की दुआएं, हार्ड वर्क को इस तरह से मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे ज़िंदगी में हम लोग कामयाबी भी हासिल करते हैं और जीत भी इसी तरह से हमारा मुकद्दर बनती है। तो मोहम्मद नारू, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हिजाब ज़हरा हैं जिन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग कामयाबी हासिल की है, दूसरी जानिब ऐसे इदारे भी हमने देखे हैं जंग में जहाँ पर रिज़ल्ट बहुत ही जिसे कहते हैं कि बुरा आया है। तो
आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि ज़हरा की कामयाबी का जो राज है वो क्या है? अच्छा महविश, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जहाँ तक 9th क्लास के रिज़ल्ट की बात है जमान नाहम के, तो फ़कत जंग ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब का जो रिज़ल्ट है वो ख़ासा मायूस कुन रहा है और बड़ी तादाद में तलबा कामयाब नहीं हो सके हैं। और लेकिन जहाँ तक हम हिजाब ज़हरा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे लिए फ़ख्र है कि इसका ताल्लुक़, इस बेहतरीन तलबा का जो ताल्लुक़ है वो हमारे डिवीज़न से है और जंग से है, ऐसे इलाके से है जो कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उन शहरों में शुमार नहीं किया जाता या तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार नहीं किया जाता। तो ऐसे में हिजाब ज़हरा का इस तरह की परफॉर्मेंस देना ख़ुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यकीन जानिए कि एक अरसा हो गया कभी हमने ऐसा नतीजा नहीं देखा है। फैसलाबाद की हद से निकाल कर आप पंजाब देख लें, पाकिस्तान में देख लें कि आपने पूरे के पूरे मार्क्स ही अपनी लपेट में ले लिए हैं। तो ये ख़ुद में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका जो क्रेडिट जाता है वो फ़कत हिजाब ज़हरा तक महदूद नहीं है। इसमें बच्ची की तो मेहनत और लगन है, लेकिन साथ में जो स्पोर्टिंग करैक्टर्स होते हैं, वालिदैन हैं, अहबाब हैं और असातिज़ा हैं और बिलखसूस वो तालीमी इदारा है जिसने इस काविश को एंड तक पहुंचाया है। और उसका जो नतीजा निकला वो ये है कि 555 मार्क्स हैं, जो कि ख़ुद में हमें देखने में सोचने में आता है कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम कामयाबी के हवाले से बात करें ना मोहम्मद इनारू, तो अक्सर हमने देखे हैं टॉपर्स देखे हैं 1-2 नंबर का मार्जिन या डिफरेंस रह जाता है, लेकिन हिजाब ज़हरा ने ऐसी कामयाबी जो है हासिल की है, मैं समझती हूँ ये पूरी हिस्ट्री में एक गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा जिस तरह से माशाल्लाह इस बच्ची ने कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, और इसको अब हमारे जो तालीमी इदारे हैं और बिलखसूस जो हमारी CM साहिबा हैं जिनका बहुत ज़्यादा कहना है कि हम तालीम को आगे लेकर चल रहे हैं, तो अब इसमें से चीज़ें भी दिखनी चाहिए हमें। अभी तक मेरे ख्याल से हिजाब ज़हरा वहाँ पर इनवाइट उस तरीके से नहीं हो सकी चीज़ें, लेकिन होंगी और इसको उस तरीके से डील भी किया जाना चाहिए कि जिसकी चीज़ ये बच्चा जो डिज़र्व कर रहा है कि इसने इस कदर मेहनत की है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये उठता है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, यहाँ पर इतने लाइक फ़ाइक तलबा और तालिबात आगे आए हैं, तो जो मुस्तकबिल है वो भी हमारा उस तरह से रोशन होना चाहिए, तालीमी मौक़े उस तरह से मिलने चाहिए। और यहाँ पर हिजाब ज़हरा के लिए कि अभी ब्रेक नहीं लगी, अभी तो आगाज़ हुआ है ना, तो आगाज़ को लेकर चलना है इन्होंने और इसकी एक ऐसी मिसाल कायम करनी है कि फ़कत ये नंबर्स तक महदूद नहीं रह जानी चाहिए चीज़ें। हमारे यहाँ पर जो बेशतर चीज़ें होती हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इम्तहानात में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं पेपर्स की हद तक, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर आकर कमी बेशी रह जाती है। तो जो सीखा है वो अमलन ज़िंदगी में भी उसी तरह से नज़र आए। और हम दुआ गो हैं और सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये सब लोग कि इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, और फिर दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको आने वाले वक्त में भी इसी तरह कामयाबियाँ अता फरमाए और ये ना सिर्फ जंग बल्कि पंजाब बल्कि पाकिस्तान। बिल्कुल, ये हमारा भी फ़ख्र है। फैसलाबाद में जंग में जिस तरह से इन्होंने कामयाबी हासिल की है, यकीनन ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल हैं। और वो बच्चे जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, जो कि हाई अचीवर बनना चाहते हैं, उनके लिए ज़हरा जो है, हिजाब ज़हरा एक रोल मॉडल है। तो मैं हिजाब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी कामयाबी का राज किस तरह से है कि आपने बहुत, हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों ने एक टारगेट सेट किया होता है कि हमने इतने मार्क्स हासिल करने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे टाइम देते हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे निगलेक्ट कर देते हैं। आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की? जी, मेरे ख्याल में तो हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल किताब के अंदर घुस जाएँ और ये नहीं कि आप बिल्कुल ही किताबों को छोड़ दें। आपको अपना वक्त पढ़ाई पे पूरा देना चाहिए, मतलब जो आपका दिन का काम होता है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, हर चीज़ को साथ लेकर चलना चाहिए। इसके साथ साथ आपको दूसरे कामों में भी हिस्सा लेना चाहिए, मतलब घर के काम होते हैं या स्किल्स वगैरह, आर्ट्स वगैरह होती हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है, आपको हर चीज़ करनी चाहिए। इसी तरह लाइफ बेहतर बनती है। बिल्कुल इसी तरह से है कि ज़िंदगी ना मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस का मजमुआ होती है, जिसमें हम अपनी स्टडी को भी लेकर चलें, जिसमें हम अपनी एजुकेशन को भी लेकर चलें, जिसमें हम अपने घर के मामलात भी देखें, तो फिर जाके एक मुकम्मल इंसान मैं समझती हूँ कि एक बनता है। हिजाब ज़हरा ने बहुत ही खूबसूरत बात की है, बल्कि आप रोल मॉडल भी हैं उन तमाम लोगों के लिए। तो मोहम्मद इनारू, यहाँ पर मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, अक्सर औक़ात हम प्रोग्राम में ये बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं, अगर तो पढ़ाई की तरफ हैं वो पढ़ाई की तरफ ही हैं, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दीगर एक्टिविटीज़ अपनाई हुई हैं तो वो दीगर एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन हिजाब ज़हरा ने बहुत खूबसूरत बात की है कि सारी चीज़ों को टाइमली मैनेज करना। तो ये चीज़ आप तालीमी इदारों में किस तरह से देख रहे हैं? महविश, मैं तो बारहा इस चीज़ पर ज़ोर देता हूँ कि आप मैनेजमेंट को लेकर चलें।
आप स्टूडेंट हैं, आप खा किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है, जब आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं और चीज़ों को बैलेंस रखते हैं तो यकीन जानिए उसमें नताइज वाक़तन बड़े खूबसूरत होते हैं। अब हम जैसे हमने हिजाब ज़ारा के मार्क्स सुने तो जब रिज़ल्ट आया तो पहला जो हमारे जहन में आया होगा कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ती है, किताब के अलावा और कोई ज़िंदगी नहीं होगी, सुबह स्कूल, शाम के औकात कार में एकेडमी, रात के औकात कार में फिर से पढ़ना। तो अभी उसने क्लियर किया जैसे हिजाब ज़ारा ने कि वो सारा टाइम मैनेज कर रही है, उसमें खेलकूद भी है, फैमिली का टाइम भी है और साथ में खाना पीना भी है, सब कुछ है। तो हमारे यहाँ पर जो किताब को लेकर हम रवैयों की बात करते हैं हमारे वालिदैन के, कि या तो फिर हम बहुत ही किताब की तरफ माइल कर देते हैं और वो जो निजी ज़िंदगी है, जो एक फ्रेंड सर्कल है, जो फैमिली का सर्कल है, वो सब का सब शदीद मुतासिर हो जाता है और रिज़ल्ट ये निकलता है कि ना वहाँ परफॉर्म कर पाए और ना ही निजी ज़िंदगी में। तो आप बैलेंस रखें, हर चीज़ों को सर पे सवार ना करें, रोज़ाना का काम रोज़ाना करें, जो हिकमत अमली के साथ काम करें। और सबसे बढ़कर अभी हम आपके तवज्जो से हिजाब ज़ारा से पूछेंगे कि इसने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर टाइम मैनेजमेंट, उसका सारे का सारा पैटर्न कैसे यूज़ किया, तो वो बताएगी आपको कि किस तरह से चीज़ों को सवार नहीं किया जाता सर पर। सिर्फ एक आपने हाजिर दिमागी के साथ अच्छा पेपर परफॉर्म करना है, अच्छा अटेम्प्ट करना है, उसके लिए फ़कत ये करना है कि आपने हाजिर दिमागी से अपना टाइम मैनेज करना होता है, चीज़ें स्किप कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये कोई अचंभे की बात नहीं है, अचंभे की बात ये स्टूडेंट है कि जिसने पूरे के पूरे मार्क्स ले लिए हैं और हमारे लिए काबिल फ़ख्र बन गई है। लेकिन यहाँ पर हिजाब ज़ारा की जो रूटीन है वो डिस्कस की जाएगी, तो उसमें से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी कुछ बिल्कुल इसी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत स्टूडेंट्स को मसला आता है। ऐसा है कि हिजाब आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जब हम एक पेपर को पूरी अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तब हमारे जो नंबर हैं वो भी अच्छे आते हैं। और यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताती जाऊँ कि जो हिजाब ज़ाहरा है ये शुरू से एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, वो नर्सरी हो, वो KG हो, 1 क्लास हो, कामयाबियों का सिलसिला जो है वो ज़ाहरा इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में बढ़ाती जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो हिजाब ज़ाहरा को खुद भी जाता है। तो हिजाब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आप किस तरह से चीज़ें देखती हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है? जी, जब अक्सर मुझे फ़ारिग वक्त मिलता था ना तो मैं यूट्यूब पे देखती थी कि डिफरेंट तरीके के अपने पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, अपने अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। तो काफ़ी अर्सा मैं यूट्यूब वगैरह से देखती रही हूँ और फिर जहाँ से यूट्यूब से मैं देखती थी वहीं से देख के फिर मैं अपने पेपर में हर चीज़ परफेक्ट करके आई हूँ कि ये नहीं सिर्फ जल्दी जल्दी में लिखती नहीं रही, मैंने हर चीज़ को बैलेंस किया है और प्रेजेंट काफ़ी अच्छा किया ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे और अच्छा इंप्रेशन पड़े उस पर। बिल्कुल इसी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हिजाब ज़ारा ये भी बताइएगा कि रिज़ल्ट का दिन था, आप ये तो कहीं ना कहीं इंसान के शऊर में बात होती है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब आपके नंबर आए 555, घर वालों का क्या रिएक्शन था? जी, पूरे 10 बजे हुए थे और मैं अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी। वो रिज़ल्ट वेबसाइट जैसे ओपन की ना तो हमने रोल नंबर डाला तो 555 में थे 555। पहले तो हमें लगा कि इन्होंने शायद ना टोटल नंबर लिख दिए हैं तो हमने एक दफ़ा रीस्टार्ट करके दोबारा डाला तो फिर गज़ट आई थी। फिर हमने कंफर्म करने के लिए ना वहाँ पे देखा तो तब हमें ये थोड़ा हुआ कि हाँ जी ये वाकई में, क्योंकि यकीन तो पहले था कि पोजीशन आएगी। तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था हिजाब ज़ारा, ये भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से पेरेंट्स ने रिएक्ट किया और कैसा वो खुशी का लम्हा था। और जब एक हिस्ट्री जो है आपने सिक्योर की है तो इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। TTR 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। हिजाब ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद हैं, चंग से इनका ताल्लुक़ है और नहम जमात में इन्होंने 555 नंबर लेकर सबको हैरान कर दिया है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या वो लम्हा था, क्या वो एहसासात थे जब घर वालों को पता चला कि ज़ाहरा के फुल मार्क्स आए हैं। तो हिजाब ज़ाहरा मुझे ये बताइएगा कि आपके फ़ादर का क्या रिएक्शन था, मदर का क्या रिएक्शन था? कहीं ना कहीं वालिदैन को अपने बच्चों पर यकीन तो होता है, लेकिन ये कामयाबी थोड़ी सी आउटस्टैंडिंग थी। जी, मेरे घर वाले सारे बहुत खुश थे, मुझे उन्होंने गले लगाया था, मेरा माथा चूमा था। फिर हमारी जॉइंट फैमिली है तो सारे मेरे तायबू और कज़न्स वगैरह सारे आए थे, बारी बारी सारी मुबारकबाद दे रहे थे। हिजाब ज़ाहरा, आप ये समझती हैं कि आपने पूरे फैमिली के बच्चों के लिए अब जो टारगेट है वो हाई सेट कर दिया है? अब फैमिलीज़ में भी बातें होंगी कि अगर हिजाब ज़ाहरा के इतने नंबर आ सकते हैं तो चलें आप जितने तो अब मुश्किल हैं, लेकिन एटलीस्ट के पास तो आएँ। हाँ जी, जो मेरे सारे छोटे बहन भाई हैं या कज़न वगैरह हैं, उन सबको ये बातें सुनने को मिल रही थी कि अब आप लोगों ने भी मेहनत ज़्यादा करनी है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा नंबर तो आ नहीं सकते, लेकिन इसके करीब आप लोगों ने ज़रूर जाना है।
बिल्कुल। और यहाँ पर मोहम्मद नारू, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आज जब हमारी सराउंडिंग में एक कामयाब स्टूडेंट होता है, काबिल बच्चा होता है, यकीनन वो सोसाइटी के लिए तो एग्जाम्पल सेट कर रहा होता है, बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। स्कूल के जो दीगर स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक ऐसे बाब का या एक ऐसे चैप्टर का इजाफा हो जाता है जो कि दूसरों के लिए रहनुमाई कर रहा होता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, महविश हमारे मुआशरे का जैसे हम बारहा जिक्र करते हैं कि कोई भी कामयाबी है तो उसको आपने कामयाबी के तौर पर लेना है, उसको डील भी वैसे ही करना है। अब हिजाब ज़हरा ने जो एग्जांपल सेट की है, जो अचीवमेंट हासिल की है, तो इसको एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक में भी कि बहुत सारा जो सराउंडिंग का एरिया होता है वो मिसाल देते देते अपने बच्चों में बिगाड़ पैदा कर देते हैं कि मिसाल इतनी दे दी जाती है कि वो बच्चा खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। मिसाल हमने देनी है, हमने बताना है कि जी ऐसे माहौल में इसी शहर में हिजाब ज़हरा पढ़ती रही हैं और उन्होंने ऐसे नंबर्स ले लिए हैं, आप भी कोशिश करें, आप भी अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ में, और अब जो मैं बयान करने जा रहा हूँ कि अगर वो बच्ची ले सकती है तो आप भी पूरे ले सकते हैं, आपने भी लेने हैं, आप भी इतने घंटे पढ़े, फ़लाँ करें। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एक हो गया अल्लाह ने वो इज़्ज़त से नवाज दिया। अब जो हमने मुआशरे ने और सोसाइटी ने डील करना है वो एज ए एग्जाम्पल डील करना है कि जो अगर आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में, आप किसी मेहनत लगन के साथ पढ़ाई में हैं, किसी भी शोबे में हैं, जब आप उसके अरूज को छूते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त से नवाजता है, आप कामयाब हो सकते हैं। अब कामयाबी का तनासुब 555 नंबर्स नहीं है, कामयाबी का तनासुब है आपने आगे बढ़ते जाना है, आपने तालीम हासिल करते जाना है। अब हिजाब ज़हरा ने जो एग्जाम्पल सेट कर दिए, इससे और बड़े मौके निकलेंगे, हमारे स्टूडेंट्स में बड़ा हौसला आएगा। देखें, एक जानिब हम पंजाब का जो वर्स्ट रिज़ल्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब इससे बदतरीन रिज़ल्ट नहीं आया। एक स्कूल में जो कामयाबी का तनासुब है वो 10% से 15% जा रहा है, और वहीं पर हमारी स्टूडेंट ने नाकाबिले फ़हम नंबर्स लिए हैं कि जनाब 555 में से 555 नंबर्स आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो उसी तालीमी निज़ाम में उसी मौक़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ पर हमारे स्कूल्स का ताल्लुक है कि बड़ी तादाद में ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जो फेलियर्स जिनकी वजह से हुआ है, और वहाँ पर हम अब वो चीज़ें कर भी रहे हैं। हमारे जो वज़ीर तालीम है वो नसातिज़ा को भी कैटेगराइज़ किया जा रहा है कि कैसे इनको लेकर चला जाए, और जो से ज़िम्मेदार हैं इसके उनको डील किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से अगर झंग के हवाले से बात करें तो इससे पहले हमारे ज़हन में यही कॉन्सेप्ट आता था कि झंग में शायद तालीम जो है वो उस तरह से आम नहीं है, लेकिन हिजाब ज़हरा ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि वहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं, वहाँ के लोग कामयाब होना चाहते हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि जो तालीमी इदारे जिनका रिज़ल्ट लो दी एवरेज आया है उन पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। बिल्कुल फोकस होगा। और देखें, अब हमने जैसे ज़िक्र किया कि हम कामयाबी का जो मिसाल देते हैं किसी दूर दराज इलाके की या फ़लाँ किसी बिरून मुल्क किसी की कि जनाब वहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ, अब तो हमें पता है कि हमारी डिवीज़न में ही एक बच्चे ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तो इसका अब असर भी होना चाहिए, चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। इस साल जो हो गया ना, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, इसको डील करना चाहिए। और यहाँ पर आपके तवज्जुह से, चूँकि हिजाब ज़हरा हमारे में मौजूद हैं, झंग से आई हैं, दोबारा मौका मिले ना मौका मिले वो एक अलग बात है। यहाँ पर हिजाब ज़हरा से हम पूछना चाहेंगे कि ये मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं, आगे क्या पढ़ना क्या चाहती हैं और क्या क्या आगे इनके ख्वाब। डेफिनेटली मोहम्मद नारू, जब एक इंसान कामयाबी की राह पे चल पड़ता है तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं। कुछ प्लान्स वालिदैन की तरफ से सजेस्ट किए जाते हैं, कुछ उस्ताज़ा की तरफ से सजेस्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के अपने प्लान भी होते हैं। तो हिजाब, आप बल्कि तमाम लोगों को बताइए कि आपने अगर फ्यूचर अपना प्लान कर लिया है कि जाहिर सी बात है मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाएंगे, तो उस फील्ड को आप किस तरह से देखती हैं, या आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि हिजाब ज़हरा आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? जी, मेरा तो शुरू से ये था ख्वाब कि मैं CSS करूं, और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। मैं जो कहती हूँ वो मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि मैं CSS ही करूं। ठीक है, और CSS में आगे आपने फर्दर सोचा है कि आप किस फील्ड में जाना चाहेंगी? पहले तो मैं CA करना चाहती हूँ, CA के साथ साथ फिर CSS। सही, बिल्कुल इस तरह से ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब नहम में होते हैं, मैट्रिक में होते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के ना जहन साजी बनना शुरू होती है, अचीवमेंट्स के हवाले से भी, कामयाबियों के हवाले से भी। हिजाब ज़हरा, आपका एम, आपका विज़न बहुत क्लियर है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। यहाँ पर नारू, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि वालिदैन के रोल को आप कामयाबी में किस तरह से दिखता है? भी हिजाब ज़हरा ने बहुत खूबसूरत बात की है कि वालिदैन ने हमेशा सपोर्ट किया है, कभी भी अपने फ़ैसले जो हैं
वो हिजाब ज़हरा पे मुसल्लत नहीं किए। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? व्हेन इट्स कम्स टू एजुकेशन हो, ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए? देखें, वालिदैन का किरदार तो हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए, ख़ाह वो कोई भी शोबा है, ज़िंदगी है, किसी भी तरह से है। और जो वालिदैन का किरदार सपोर्टिव होता है तो वो नज़र आता है बच्चों में कि वो अपने फ़ैसला साजी में, आगे बढ़ने में, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी झिझक और बगैर नताइज की फ़िक्रमंदी के कि आगे जाके क्या होगा, क्या कहेंगे। चूँकि हमने महविश, मैं यहाँ पर ज़िक्र कर रहा हूँ बड़ी या यूँ कहें कि बड़े अफसोस के साथ मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ कि 9th क्लास के एक बड़ी तादाद ऐसी है हमारे यहाँ पर, एक 3 से 4 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं सुसाइड अटैम्प्ट के, कि वो प्रेशर ही था फैमिली का कि जिस पर बच्चा पूरा नहीं उतर पाया और उसको पता था कि मेरे वालिदैन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हिजाब ज़हरा के जैसे वालिदैन हैं वो हैं, जैसे वो जिक्र कर रही हैं, सपोर्टिव हैं, सब कुछ हैं। तो एक ही सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि इस कदर ज़्यादा ख़तरनाक रवैये हैं बच्चों के साथ कि वो नहम जमात के बच्चे की क्या उम्र होती है, 15 साल 16 साल, और वो अपनी ज़िंदगी का इंतहाई कदम उठा देता है, सुसाइड अटैम्प्ट तक चला जाता है इसी मुआशरे के रवैये की वजह से कि मैं नंबर हासिल नहीं कर सका, या फिर मेरी एक सप्ली आ गई है या 2 आ गई है। तो वालिदैन को हमेशा एक खुला मैदान देना चाहिए। हाँ, नज़र ज़रूर होनी चाहिए, बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको ऐसा नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो खुद मुख्तार ही हो जाए हर चीज़ में। एक मशवरा साजी, एक सलाह मशवरा, एक जो फैमिली टाइम होता है हमारे यहाँ पर, वो अब नहीं रहा, वो अब सोशल मीडिया टाइम बन चुका है। ये भी है कि हम अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने फैसले एटलीस्ट कर सकें मुशावरत के साथ। देखें, जब आप फैमिली टाइम होगा ना आपका, आप सब मिलजुल कर बैठते हैं, आप डिस्कस करते हैं और बाउंड्रीज़ नहीं होती। देखें, हम फिल्में, ड्रामे सब कुछ देख लेते हैं फैमिली में बैठकर, लेकिन जब हमने कुछ ऐसी डिस्कशन करनी है तो उनमें हमारी पर्दादारियाँ आ जाती हैं, उनमें हमारे मसाइल आ जाते हैं कि बाबा क्या कहेंगी, मामा क्या कहेंगी, भाई क्या कहेंगे, या छोटी बहना क्या बोलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली जो है इतनी सपोर्टिव होनी चाहिए कि आप बिला झिझक अपने इरादे, अपनी तरजीहात, अपने जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप डिस्कस कर सकें। कम से कम उस फैमिली में इस कदर वो रवैया होना चाहिए अपनाइयत का कि बच्चा झिझके ना। आपके बच्चे की बात वालिद को खुद पता हो, बच्चा बताए, ना कि कोई साथ वाला मोहल्ले का बताए या उसकी सहेली बताए, या अगर लड़का है तो उसका कोई दोस्त बताए। तो वालिदैन को बच्चों के साथ इस कदर ज़्यादा घुल मिल जाना चाहिए। घुलने मिलने से मुराद अब यहाँ पर हमारे 2 रवैये होते हैं, या तो हम किसी भी चीज़ की पीक पे चले जाते हैं कि डर खौफ ही ख़त्म कर दिया, बच्चे के साथ इतना फ्रैंक हो गए हैं कि उसको वालिद का कोई भरम ही नहीं रहा, या फिर हम इतने ज़्यादा सख्त हो चुके हैं कि बच्चा कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाता। तो एक जो तवस्सुत वाला, एक दरमियाना रवैया है, वस्ती रास्ता है, वो अपनाना चाहिए और उसको अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बीइंग अ पेरेंट्स हो, बीइंग अ स्टूडेंट हो, हम देखते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में बैलेंस रहेंगे, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी पर्सनल ज़िंदगी को लेकर, तो कामयाबी जो है वो यकीनन हमारा मुकद्दर बनेगी। हिजाब ज़हरा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मैथ्स तो बहुत टफ़ लगता है, मुझे तो इतना टफ़ लगता है, मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल तरीन सब्जेक्ट ही है। तो किस तरह से ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें तो फार्मूलाज याद करने हैं और चीज़ें डिफरेंट कैटेगराइज तौर पर लेकर साथ चलनी पड़ती है। एक क्वेश्चन मैथ का एक स्टेप गलत हो गया तो पूरा सवाल गलत हो गया। नहीं, मेरा शुरू से ही मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट था और मैंने अब FSC में मैथ्स रखनी है, और मैथ्स में मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना आपके, तो फिर आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है और कहाँ पे कुछ करना है। तो मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलती हूँ। सही, बिल्कुल। मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जो कि आपको थोड़ा कम पसंद हो? नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। सही, बिल्कुल। मैथ जो है वो हिजाब ज़हरा का फेवरेट सब्जेक्ट भी है। बहुत सारे लोगों का मैथ सब्जेक्ट फेवरेट होता है, इसी तरह से केमिस्ट्री होती है, फ़िज़िक्स होता है, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि हमें कंसेप्चुअल स्टडी करना होगी। हम देखते हैं कि मैथ में भी बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ फार्मूलाज याद करते हैं और उन्हें भी रटा लगाया होता है। तो ये चीज़ जो है ये आपको एक किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एक नफ़रत फैला सकती है आपके दरमियान, और आपको ये लगेगा कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। इसके साथ हिजाब ज़हरा के साथ उनकी कामयाबी के हवाले से उनके उस्ताद का रोल क्या रहा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। हिजाब ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कामयाबी की तारीख रकम कर दी है और इनके साथ इनके फ़ादर ने हमें ज्वाइन किया है। और मैं समझती हूँ कि जब बच्ची कामयाब होती है तो उसके वालिद का बहुत रोल होता है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। हिजाब ज़हरा के जो वालिद हैं ताहिर अब्बास साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनका क्या रिएक्शन था जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, कैसा महसूस हुआ जब एक बच्ची जो है वो तरक्की करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपका वो रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट का दिन था और जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो आपको पता चला कि हिजाब ज़हरा के जो नंबर हैं वो फुल आउट ऑफ फुल हैं, लाइक 555 में 555 हैं। क्या रिएक्शन था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया है कि आज आपके स्टूडियो में मैं यहाँ पे आया हूँ और ये अपनी बेटी की मेहनत और अल्लाह ताला के करम की वजह से है। दूसरा, जब ये रिज़ल्ट था तो 10 बजे रिज़ल्ट अनाउंस होना था, तो हम लोग पहले ही सारी फैमिली रेडी थे। अपना मोबाइल के ऊपर जो है ना वो काउंटडाउन चल रहा था साइट के ऊपर। जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हुआ तो मैंने रोल नंबर इंटर किया बेटी का, मैंने ही किया, तो रिज़ल्ट फ़ौरन डिस्प्ले हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मार्क्स मैंने देखे तो पहले तो थोड़ा सा जैसे होता है बंदा हुआ परेशान कि 555 हैं। कंफर्म तो था अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटी थ्रू आउट जो है ना वो पोजीशन होल्डर है, इसने बोर्ड में पोजीशन लेनी है। जब मैंने 555 यानी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देखे तो फिर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि ये उनकी ख़ास करम नवाजी थी। फ़ौरन ही बेटी मेरे साथ बैठी हुई थी तो फिर मैंने इनको बेटी को गले लगाया, प्यार किया कि मदर ने, फैमिली मेम्बर्स ने, और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने सजदा शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि ये मेरे लिए एक ऐसा मौका था जो बयान से बाहर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हुआ, सर फ़ख्र से बुलंद है। इसी तरह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी बेटी जो है इसको मज़ीद इसी तरह कामयाबियों से नवाजे। तो बिल्कुल इसी तरह से है। और जब बच्चे कामयाब होते हैं, मैं समझती हूँ कि माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कोई ज़िंदगी का मौका नहीं होता और ये माँ बाप की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। जब यहाँ पर जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपके वालिदैन का बड़ा रोल रहा है आपकी कामयाबी के पीछे, उस हादसा का किस तरह से बिहेव था, किस तरह से वो चीज़ें लेकर आपको समझाते थे, जाहिर सी बात है आपने कहा आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, तो इसका क्रेडिट आपके टीचर्स को भी जाता होगा। तो टीचर्स ने किस तरह से क्लासरूम के इन्वायरमेंट को दिया, प्रोवाइड किया? जी, ये मेरे कॉलेज वाला और मेरे टीचर्स की मतलब मेहनत ही है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, क्योंकि जो हमें ये माहौल फ्राहम किया हुआ था ना कॉलेज ने, ये बहुत अच्छा था। टीचर्स काफ़ी अच्छे थे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देते थे। मतलब 90% चीज़ें ना वहीं कॉलेज में याद हो जाती थी, मतलब अक्सर होमवर्क वगैरह मिलता है तो वो इतने अच्छे तरीके से कॉलेज वाले हमें समझाते थे। और टीचर्स वगैरह एक तो बातें अक्सर नहीं भी समझ आती हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे थे तो हम दोबारा भी जाते थे ना, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हमने आपको समझाया है, वो बार बार समझाते थे, बल्कि पूछते थे कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो आपको दोबारा समझाते हैं। तो मतलब इतना अच्छा माहौल फ़राहम किया है, तो हमारा भी हक बनता था हम कॉलेज का नाम रोशन करें और अपने साथी का। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनकी मेहनत बदौलत मुमकिन। तो टीचर्स का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि ज़हरा के इतने अच्छे नंबर आए हैं? कि पहले दिन तो मैं अपने घर थी, मतलब कॉलेज नहीं गई हुई थी, तो बार बार कॉल्स वगैरह हर टीचर ने अलग अलग मैसेज और कॉल और मुबारकबाद दी। फिर अगले दिन कॉलेज गई तो मतलब जाते ही टीचर्स मिली, वो गले लगा रही थी और मुबारक दे रही थी, क्योंकि शुरू से ही पोजीशन होल्डर तो उनको भी यकीन था कि आ जाएगी पोजीशन। तो पूरे कॉलेज में और हमारी एचएम वगैरह प्रिंसिपल सब ने बारी बारी मुबारकबाद दी थी आके। बिल्कुल इसी तरह से। और टीचर्स के लिए भी ये बहुत कामयाबी वाला लम्हा होता है, एक बहुत खुशी वाला लम्हा होता है जब उनके स्कूल के या उनके कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो उनका नाम रोशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर ताहिर अब्बास साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, वालिदैन के रोल के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में? हिजाब ज़हरा की लाइफ में तो ये बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है कि आपने कभी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया, लेकिन वो लोग जो कि अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, उनका रोल किस तरह से होना चाहिए? जी देखें, इसमें जो मेजर रोल है वो पेरेंट्स का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इदारे का भी बहुत रोल होता है इसमें। बेटी ने या बच्चे ने जहाँ पे इदारे में 6 घंटे गुजारने होते हैं, उसमें से 18 घंटे उसने आलमोस्ट घर में गुजारने होते हैं। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे और उनका अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए वो हेल्पफुल होंगे तो डेफिनेटली रिज़ल्ट्स इसी तरह के ही होंगे। होना यही चाहिए कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पेरेंट्स और इदारे की बच्चे की परफॉर्मेंस के हवाले से। पेरेंट्स को चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर अपने बच्चे की जो है वो फ़ीडबैक लेते रहें इदारे से, टीचर्स से मिलें, पीटीएम्स होती हैं इदारे में, पीटीएम्स में जाएं,
बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करें, टीचर के साथ डिस्कस करें, और कोई भी अगर उसमें कोई उनको महसूस हो रही है, कोई कमी महसूस हो रही है, तो अपने बच्चे को गाइड करें, उसको प्रॉपर गाइड करें। स्ट्रेस वाला माहौल जो है, जैसे अभी पहले बात भी हो रही थी कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस लेकर सुसाइड अटैम्प्ट्स जो है ना वो कर रहे हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव एक तासुर है जो हमारे माशरे में फैला हुआ है। बच्चों ने या पेरेंट्स ने अपने माइंड में बनाया हुआ है जी कि ये हमारे बच्चे जो हैं वो इतने मार्क्स लेंगे, या फलां ने इतने ले लिए हैं तो हम मेरी बच्चा जो है वो पीछे क्यों रह गया है। तो ये नेगेटिव अप्रोच जो है ना ये नहीं होने चाहिए। बाकी भी तमाम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों की, स्पेशली बच्चियों की एजुकेशन जो है ना मैम, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मेल जो होता है ना वो उसने सिर्फ एक फैमिली को चलाना होता है, बिल्कुल, लेकिन जो बच्चियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उन्होंने एजुकेशन, अगर वो एजुकेटेड हैं तो उन्होंने एक फैमिली को लेके फिर आगे वो नस्लों को चलाना होता है। बिल्कुल इसी तरह से। तो इसलिए उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक फैमिली या पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में ये फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि कंपैरिजन पे आते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के नाहम का रिज़ल्ट आया है, मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, आगे फर्स्ट सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा, तो कंपैरिजन जो है ये बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को मार देता है। हो सकता है कि एक स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट में नहीं अच्छा, वो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर पेरेंटिंग में थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, आप टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो टीचर के रोल के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि एक टीचर का रोल किस तरह से आप देखते हैं सोसाइटी में। जी मैम, बीइंग ए टीचर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं एक पैगम्बराना पेशा से बिलोंग करता हूँ, और टीचर कम्युनिटी जो है ना उसको भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टीचर का रोल बहुत ही नुमायाँ होता है स्टूडेंट्स की एजुकेशन में। टीचर्स जो होते हैं वो फुली डेडिकेटेड उनको होना चाहिए। अपने तलबा जो होते हैं वो उनके ऐसे ही होते हैं जैसे उनके अपने बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो अगर आज ये ग्रेजुएट मिला है तो मेरी फैमिली वाले, बाकी सब लोग ये मुझे कह रहे हैं कि ये आपकी नेक नीयती के ऊपर जो है ना ये इसका इन्हिसार है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को नहायत ईमानदारी के साथ उनको वो एजुकेशन देता हूँ। और जैसे मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के कंसेप्ट्स जो होते हैं वो वहीं पे क्लास में ही मैं उनको क्लियर कर दूँ। बच्चे को अगर समझ नहीं आ रही, वो क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो बजाय इसके कि वहाँ पे बंदा कहे कि जी क्यों कर रहे हैं, ये मैंने पढ़ा दिया, सपोर्टिव होना चाहिए उनको। और जो उनका टीचिंग मेथडोलॉजी है, उनकी लेसन प्लानिंग, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टीचर को पहले प्लान करके आना चाहिए कि आज मैंने जो पढ़ाना है इसमें मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैंने ऐड करनी है, क्योंकि सिर्फ ये रट्टा सिस्टम या के बोर्ड पे पढ़ा देना और बच्चे को कहना कि जी ये आपने याद करके आ जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बच्चों को फिजिकली इन करें, उसके अंदर एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि बच्चे जो है ना वो उसको समझने के साथ साथ जो इसका सही एक लर्निंग का प्रोसेस है ना उसमें से वो। तारिबा साहब, आपने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे होंगे जो कि बहुत ज़हीन होते हैं लेकिन शायद उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी बात आकर आपसे पूछ सके। कोई क्वेश्चन है, उसके माइंड में कुछ तजब्जुब है लेकिन वो फ्रीली आपसे नहीं पूछ सकते, तो ऐसे में टीचर का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो, जहाँ पर वो सवाल पूछ सके। तो ज़ारा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने छुट्टी की हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको आपके फादर से डांट पड़ी हो, किस तरह से रहा है फादर का रोल मॉनिटरिंग के हवाले से? जी, मेरे फादर शुरू से ही, बचपन से ही हमारे साथ हैं, तो ये टीचर हैं, तो इस बात का भी फ़ायदा था कि अक्सर छुट्टी, क्योंकि वैसे कभी छुट्टी की ही नहीं है, खुद भी रेगुलर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स भी इस मामले में हैं कि छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि जब आप छुट्टी कर लेते हो ना तो वो तो लेक्चर मिस हो जाता है और आपके डिफरेंट सारे सब्जेक्ट्स ही मिस हो जाते हैं। तो टीचर थे फादर, तो अक्सर कुछ समझ नहीं आता था या छुट्टी मजबूरन बीमार होने की वजह से करना पड़ती थी, तो ये फादर थे साथ, तो यही समझाते थे, या फिर मैंने आपको बताया टीचर जितने सपोर्टिव हैं तो हम उनको अपना मसला बता देते थे तो वो अगले दिन फिर हमें समझा भी देते थे। ठीक है, मतलब आपको कभी डांट नहीं पड़ी है, माशाल्लाह आप इतनी आउटस्टैंडिंग बच्ची हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ज़िम्मेदार वालिदैन जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपके जो बच्चे हैं वो इस फील्ड के लिए नहीं सूटेबल, तो उन्हें प्रेशराइज़ ना किया जाए। ताहिर साहब, आपने ऐसे पेरेंट्स भी देखे होंगे, आप टीचर हैं, ज़ाहिर सी बात है आपका सामना होता होगा। हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है कि हम देखते हैं कि अगर फ़लाँ का बच्चा इस फील्ड में जा रहा है, साइंस फील्ड में जा रहा है, तो हमें भी इस फील्ड में जाना है, ये बगैर ये सोचे समझे कि क्या हमारे बच्चे में इतनी कैपेसिटी है, क्या इतनी काबिलियत है कि वो इस फील्ड में जा सकता है। हो सकता है कि वो आर्ट्स में बहुत अच्छा हो। तो इस चीज़ को सोसाइटी में बीइंग अ टीचर आप किस तरह से एड्रेस करना चाहते हैं, इस पर मैं आपसे लाजमी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी हटन में वंस अगेन खुश आमदीद। तालीम जो है वो इंसान में शऊर पैदा करती है, इंसान को बेहतरीन इंसान बनाती है। और ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें, बच्चियों के हवाले से बात करें, तो वो भी इंसान को एक बेहतर और ऐसी चीज़ प्रोवाइड करती है कि आने वाली पूरी नस्लें संवर जाती हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ सालगिरह के हवाले से। सालगिरह बहुत ही ख़ास दिन होता है, इस दिन हमें बहुत ज़्यादा वेल विशेज़ भी मिल रही होती हैं। इस दिन को भरपूर तरीके से अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने दीगर जो कॉलीग्स हैं इनके साथ। तो आज जो हैं मोहम्मद तैयब शहाब जो सियालवी हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. मोहम्मद तैयब को पूरी सिटी 41 की टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। जैसे मैं कह रही थी कि एक जो एजुकेटेड वुमेन है वो सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। वो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, वो अपनी जो सराउंडिंग है उसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि एक खातून जब एजुकेटेड होती है तो उसकी आने वाली नस्लें जो हैं वो संवर जाती हैं। तो ऐसे में हम पेरेंट्स के रोल के हवाले से भी डिस्कस कर रहे थे। तो ताहिर अब्बास साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड पाया जाता है, अक्सर टीचर्स में भी यही होता है कि हमारे यहाँ आर्ट्स को उतनी फोकियत नहीं दी जाती, साइंस को दी जाती है। और पेरेंट्स अमूमन बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि अगर फ़लाँ इस फील्ड में जा सकता है, तुम भी इस फील्ड में जाकर अपना नाम बना सकते हो, बगैर ये सोचे समझे कि क्या इतनी बच्चे में कैपेसिटी है या नहीं। ये चीज़ तालीमी इदारों में किस तरह से बिगाड़ लेकर आ रही है और हमारे रिज़ल्ट्स को किस तरह से मुतासिर कर रही है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना बचपन से ही जब बच्चा एजुकेशन स्टार्ट करता है तो शुरू से एक माइंड में एक माइंडसेट बना दिया जाता है कि आपने जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बजाय इसके ये देखने के बच्चे जो है उसकी वो इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड में जा रही है। तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि सबसे पहले वो अर्ली स्टेज में बच्चों को डेफिनेटली वो सपोर्ट करें एजुकेशन में, लेकिन साथ साथ उनके ऊपर नज़र भी रखें कि वो किस फील्ड में उनकी इंटरेस्ट है। क्योंकि लाजमी नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट में, जैसे इस्लामियात है, पंजाबी है, इनमें यूनिवर्सिटीज़ से गोल्ड मेडल लिए हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे वो अपना नाम जो है उन्होंने रोशन किया हुआ है। तो लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ जो है ना वो बच्चों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएं। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा किस साइड पे जा रहा है। और सेकेंडली जब ये 9th 10th और इससे आगे जो आती है ना, वहाँ पे एक प्रैक्टिकल लाइफ वाली साइड पे बंदा चलता है। इदारे जो होते हैं वो मोस्टली जो अच्छे इदारे हैं, जैसे ये जनाब कॉलेज झंग है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैरियर काउंसलिंग जो है ना वो बच्चों के साथ जो है ना उनके सेमिनार्स करते हैं। ठीक है, वो काउंसलिंग करते हैं, वो चेक करते हैं कि बच्चा जो है वो किस फील्ड में उसकी इंटरेस्ट है और वो क्या बनना चाह रहा है, तो वो उसमें सपोर्ट करते हैं। और इसमें सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो उसको भी थोड़ा इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि इदारों के अंदर इस किस्म की चीज़ें देखें कि बच्चा जो है ना वो किस फील्ड में जा रहा है और उसको प्लेटफॉर्म, वो उसको फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करें कि जिससे वो बच्चा जो है ना अपने आप को मज़ीद उस चीज़ में आगे लेके आए। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम बात करें ना, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, थोड़ी सी कमी होती है रिसोर्सेज की होती है, एक स्टूडेंट को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आकर प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को हमारी जो गवर्नमेंट है वो एड्रेस करे तो प्रॉपर तौर पर चीज़ों को लेकर चला जा सकता है। हिजाब सारा, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आप रोल मॉडल हैं, वो भी चाहते हैं कि वो लाइफ में कामयाब हों, अपनी स्टडी को लेकर चलें। तो कैसे आप एक स्टूडेंट जो है वो अच्छा अचीवर बन सकता है अपनी जो है एजुकेशन लाइफ में भी, अपने दीगर मामला भी उसके ना डिस्टर्ब हों? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने सबसे पहले तो अपनी मेहनत जारी रखनी है और कॉलेज रेगुलर जाना है, क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं, अक्सर उनको दिल नहीं करता कॉलेज जाने का, या अक्सर टेस्ट होता है तो वो कहते हैं नहीं हमने कॉलेज नहीं जाना। बल्कि आपको उस मौके पे जब टेस्ट होना आपको कॉलेज जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपने हर चीज़ बैलेंस रखनी है। आपने अपनी सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, आपने पढ़ाई के साथ साथ अपने बाकी काम भी मैनेज करने हैं, मतलब घर के काम होते हैं, डिफरेंट स्किल्स वगैरह होती हैं। आपने सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना, क्योंकि अगर आप किताबों में सिर्फ घुसे रहेंगे तो आप स्ट्रेस हो जाएंगे और ये इससे ना बल्कि काम और ख़राब होते हैं। तो आपको सिर्फ किताबों में नहीं घुसना चाहिए और अपने कॉन्सेप्ट वगैरह आपने क्लियर करने हैं, आपको रेगुलर रहना चाहिए, आपको एग्ज़ाम्स वगैरह आपने मिस नहीं करने। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे ना एग्ज़ाम्स के डर में आके कि इतना सिलेबस है हमने पेपर नहीं देने, तो सिलेबस रहता वो सिलेबस फिर कवर हो ही नहीं पाता, तो जिसकी वजह से बच्चों का फिर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते।
तो रेगुलरिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपने अल्लाह ताला पर तो यकीन रखना ही रखना है कि आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देगा। बिल्कुल इसी तरह से, और नाउम्मीद नहीं होना। हम अक्सर औकात देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के 1-2 रिज़ल्ट बुरे आ जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, हार्ड वर्क जो है ये आप लोग जारी रखें। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को हम सीख सकते हैं, अपनी सराउंडिंग से सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हिजाब ज़ाहरा की जो है कामयाबी का बनी है नतीजा। यहाँ पर मैं हिजाब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ, क्योंकि उनकी रहमत की बदौलत ही मैं आज इस कामयाबी से हमकनार हुई हूँ। उसके बाद ही मेरे वालिदैन, असातिज़ा और रिश्तेदारों की दुआओं और मेहनत की बदौलत ही मुमकिन हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे कभी इन्होंने स्ट्रेस नहीं लेने दिया कि नहीं आपने पढ़ना है। और इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत इसी तरह जारी रखूँगी और आगे अपनी ज़िंदगी में और कामयाबी हासिल करूँगी और अपने शहर, वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से है, हमारी दुआएं हैं कि आप ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में जाएं, आप इसी तरह से कामयाब रहें। ताहिर अब्बास साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम ज़ाहरा की क्वालिटीज़ को देखें, इनकी कामयाबी को देखें, यकीनन बहुत वसी है। आप इनकी कामयाबी का क्रेडिट किससे समझते हैं कि कौन है इनकी कामयाबी के पीछे? जी, सबसे पहले तो जैसे बेटी ने बताया है कि ये अल्लाह ताला का करम है, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फैमिली है, मैं उनको ये क्रेडिट पेश करूँगा। मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इकट्ठे रहते हैं। उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट वो है, और इदारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही उसका रोल है इसमें। स्पेशली जो मैनेजमेंट है उसका, उन्होंने जो इन्वायरमेंट बेटी को प्रोवाइड किया हुआ है, और जो टीचर्स हैं वो डेडिकेटेड हैं, और ये सारा क्रेडिट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे को भी जाता है और बेटी को भी जाता है, उसकी मेहनत को भी जाता है। तो बहुत बहरहाल अल्लाह ताला का ख़ास लुत्फ़ व करम है मेरे ऊपर। बिल्कुल, अगर कामयाबी के हवाले से बात करें ना, इसे हम एक ट्रायंगल के तौर पे देखते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट होता है, दूसरी जानिब उसके वालिदैन होते हैं और तीसरी जानिब उसके उस्तादज़ा होते हैं। और जब ये तीनों एंटिटीज़ मिलकर कामयाबी से एक फ़ीडबैक अप्रोच के तहत, एक कम्युनिकेशन के तहत एक स्टूडेंट पे फोकस करती हैं, तो कामयाबी जो है वो यकीनन आपका मुकद्दर बनती है। यहाँ पर ताहिर अब्बास साहब, आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहती हूँ। अगर हम तालीमी इदारों के इन्वायरमेंट के हवाले से बात करें, बहुत सारे उस्तादज़ा भी हमें देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो एक स्कूल का, एक कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जब लर्निंग के हवाले से बात हो, जब स्टूडेंट्स को सिखाने के हवाले से बात हो? जी, इदारे का इन्वायरमेंट जो है ना वो तो बहुत ही उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है स्टूडेंट की एजुकेशन के ऊपर। जो इन्वायरमेंट उसको, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने वहाँ पे कॉलेजेस के अंदर, मोस्टली ये स्कूलों में देखा जाता है जी कि रट्टा सिस्टम लगवाया हुआ है या वो किया हुआ है, तो इस किस्म का नहीं होना चाहिए। एजुकेशन है जहाँ पे आप एजुकेशन की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें स्पोर्ट्स उनकी आ जाती है, इसके अलावा बज़्म अदब आ जाता है, स्पीचेस आ जाती हैं, इस किस्म के जो मुकाबला जाते हैं उनमें भी बच्चों को साथ जो है ना वो लाजमी करें। इससे ना, वो कहते हैं ना कि एक हेल्दी माइंड जो होता है ना वो सिर्फ हेल्दी बॉडी के अंदर ही हो सकता है। आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो इंशाल्लाह माइंड भी आपका हेल्दी होगा। तो जितना भी आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ साथ करवाएं, उसमें हमने देखा है हमारे इदारे में भी ऐसे ही होता है कि अगर हम ये एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स और बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको साथ चलाते हैं तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उसमें। लेकिन यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें तो इसमें ये सोचा जाता है कि ये ज़्यादातर टाइम ऑफ वेस्ट है। अगर हम देखें आज के दौर में टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा फोकियत देते हैं, फ़ोन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो हमारे जो इंटेंशंस हैं या जो हमारी डायरेक्शंस हैं वो बदल गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे ख्याल में अगर हम ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना इनकी तरफ फोकस नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि वो बच्चा जो है ना वो तो बिल्कुल माइंड उसका, वो अगर सिर्फ किताबों में ही उसने वो किताबी कीड़ा अगर हमने बना दिया है तो उससे फिर वो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप रिज़ल्ट्स चाहते हैं। वो मार्क्स तो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है वो ले लेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल फील्ड में वो फिर बच्चा कामयाब नहीं होगा। इंसान की ज़िंदगी में तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हिजाब ज़ाहरा, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ किचन आइटम्स के हवाले से। सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक अहम अहमियत भी रखती हैं और साथ ही साथ हमारी डेली रूटीन का जो है हिस्सा होती हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में किस तरह से चल रही हैं ये हर इंसान को पता होना चाहिए। तो आज मार्केट में क्या भाव हैं ये देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज सब्जियां और चिकन किस भाव फ़रोख्त हो रहे हैं? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ पीर की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 595 रुपये फ़ी किलो मार्केट में 600 रुपये के लगभग बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर अंडा फार्मी की बात कर ली जाए तो 1 रुपये इजाफा होते 296 से बढ़कर 297, और आलू कच्चा छिलका 5 रुपये सस्ता होता 80 से कम होकर 75 रुपये मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत बगैर इजाफे के 65, बाजार में 75, टमाटर 10 रुपये इजाफे के बाद 90 से बढ़कर 100, मार्केट में भी 100 रुपये में दस्तियाब है। अदरक चने की कीमत बगैर दो बदल के 390, मार्केट में 450, लहसन हरनाई 245, मार्केट में 250 से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत बगैर दो बदल के 60, मार्केट में 80, फूल गोभी 15 रुपये महंगी होती है 105 से बढ़कर 120 रुपये, मार्केट में 130 से 140, बंद गोभी 100, मार्केट में भी 100, घिया कद्दू की कीमत 8 रुपये सस्ता होकर घिया कद्दू 88 से कम होकर 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये में दस्तियाब है। इसके साथ साथ अगर फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब गाचा 20 रुपये महंगा होता है 200 से बढ़कर 220, मार्केट में 250, केला 10 रुपये महंगा होता है 130 से 140, मार्केट में 150 रुपये फ़ी दर्जन, आम चौंसा अव्वल साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 240, मार्केट में 250, अमरूद 80, मार्केट में 100, अनार देसी 310 रुपये है और मार्केट में 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूर गोला 210, अंगूर सुंदरखानी 360। मजमूई तौर पर कीमतों की बात कर ली जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अपनी साबका कीमत पर कायम रहा है। सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल देखा गया है और फलों की कीमतों में भी मामूली रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नारो तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं एक ऐसे डिज़ाइनर की जो कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों के साथ साथ जदीद ट्रेंड्स और रवायती तरीक़ाकार को भी अपने ड्रेस में शामिल करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रेसेस को एक नई रूह जो है वो बख्शते हैं जो कि आपको खूबसूरत बनाने में, आपको दिलकश बनाने में एक अहमियत की हामिल है। तो मैं बात कर रही हूँ राजपूत खुर्रम साहब की। बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, फैसलाबाद का नाम दीगर सिटीज़ में भी फैसलाबाद के रोशन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुर्रम साहब आप? अल्लाह की रहमत है जी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो खुर्रम साहब आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, अगर आज के ड्रेसेस ट्रेंड्स के हवाले से बात करें तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? ट्रेंड डिफरेंट इवेंट के लिहाज से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मतलब मैं ज़्यादातर कर रहा हूँ ये इनके, अगर आप ब्राइडल के लिहाज से पूछते हैं तो उसमें मेहंदी के लिए कुछ और है, वलीमे के लिए कुछ और है, फर्स्ट डे के लिए कुछ और है, डिफरेंट कैटेगरीज है। बिल्कुल, और अब तो इतनी कैटेगरीज आ गई हैं ना ड्रेसेस में। अब देखें दावतों में जाना हो तब हम कंफ्यूज होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि इन्हें खूबसूरत भी लगना है, सबसे मुनफरिद भी लगना है। तो ऐसे में इतने ट्रेंड्स हैं तो हम कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सा ड्रेस चूज़ किया जाए। तो वन बाय वन तमाम ख़वातीन के जो क्वेश्चन हैं वो लाजमी आपसे पूछना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं दावत के हवाले से। एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर आपकी फैमिली के तमाम लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं और आपको वहाँ पर मुनफरिद नज़र आना होता है। तो दावतों के तमाम के लिहाज से क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? पहले तो आपकी पहली वाली बात कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तो हम डिज़ाइनर होते हैं क्या आपकी। और एक्चुअली दावत के लिए अगर आप, मैं भी शाप देखती हैं कि अगर आपने किसी दावत पे जाना है, पहले तो आपको ये देखना है कि वो दावत मेरे वो क्या क्लोज़ है, मेरा क्या रिलेशन है। ठीक है। और उस रिश्ते के लिहाज से, उस इवेंट के लिहाज से आपको डिफरेंट आपको अपना ड्रेस को चूज़ करना पड़ता है। ठीक है। अक्सर गर्ल्स ये देखती हैं कि बस एक ड्रेस है, फ़लाँ ने पहना था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था तो मैं भी ये पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। वो ये नहीं देखती आया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये ड्रेस आया कि इस फंक्शन के लिए मेरा बेटर है या नहीं। तो ये देखना ज़रा ज़रूरी है। आप कैसे हो, आप हाइटेड हो, आप स्लिम हो, आप बल्की हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और बात आपकी बात से मुझे याद आ गई कि हम देखते हैं हमने शादी का इवेंट अटेंड करना है लेकिन दुल्हन से ज़्यादा सज के हम जा रहे होते हैं, ऐसे भी है। तो ऐसे में अपने आप को यूनिक भी रखना है, अपना बजट भी देखना है। तो हम किस तरह से खूबसूरत दिख सकते हैं? और डिज़ाइनर ड्रेस के हवाले से हमेशा यही बात आती है कि शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये अब वैसे वक्त ऐसा ही है कि आप इसकी कोई लिमिट नहीं है
प्राइस लिमिट कुछ नहीं है कि ब्राइडल के लिए आप जितना मर्ज़ी उसको अप ले जाएं, बट हमने कुछ मामलात, कुछ सिलसिले ऐसे रखे हुए हैं कि जो गर्ल्स अफोर्ड नहीं कर पाती और वो चाह रही हैं कि ज़ाहिर बात है हर ब्राइडल का एक दिल होता है कि मेरा एक स्पेशल डे है और मुझे मैं वाव लगूँ। तो हम उसके लिहाज से उसको मैनेज करते हैं। कोई भी बहुत आउट क्लास कोई ड्रेस है, बहुत कॉस्टली है, उसको हम मैनेज करके उनकी पॉकेट में ले आते हैं। ठीक है, कुछ वो ऐसा कैसे? जी वो इसी तरह है कि उसको डिज़ाइन को वही करते हैं हम, उनकी एम्ब्रॉयडरी को कुछ उनके अकॉर्डिंग, उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग उनमें कुछ सेटिंग ऐसी एडजस्ट कर लेते हैं कि देखने में वो लगता है कि वो बहुत कॉस्टली है बट उनकी लिमिट में आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अपने बजट को भी देखना पड़ता है और साथ ही साथ हर इंसान की ना पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। अगर हम देखें कि एक ड्रेस है, हमें टीवी पे किसी ने पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बगैर सोचे समझे कि आया हमें ये सूट करेगा या नहीं करेगा, ये कलर हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो एक डिज़ाइनर का मशवरा और एक ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर हम मेहंदी के हवाले से बात करें तो इससे पहले तो मेहंदी में मैं ये देखती होती थी कि येलो कलर बहुत इन था, ग्रीन इन था। आजकल क्योंकि शादियों का सिलसिला अब दोबारा से आगाज़ हो जाएगा 1 से 1.5 महीने तक, तो क्या देख रहे हैं मेहंदियों में ट्रेंड? मेहंदी के लिए ज़्यादा जो शुरू से जो कंसेप्ट चला आ रहा है ना, वो माइंडसेट ये है कि जस्ट फॉर्मेलिटी है, बट ये जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है। मेहंदी एक आपका सबसे स्पेशल फंक्शन है जिसमें गर्ल्स को ऑप्शंस मिल जाती हैं कलर्स की, कि वो हर तरह के कलरफुल ड्रेस, यानी कि वो अगर दुपट्टा किसी और कलर का ले रही हैं, शर्ट किसी और कलर की कर सकती हैं, नीचे ट्राउज़र, गरारा शरारा, आपके पास ऑप्शन है। मेहंदी एक वाहिद फंक्शन ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती है। आप ज़्यादा उसको अपने आप को मज़े से ड्रेसेस को आप वेयर कर सकते हैं मेहंदी। और लेकिन अब चेंज है कंसेप्ट कि अब वो माइंड नहीं है गर्ल्स का कि हम फॉर्मेलिटी करें और पूरा वो कर लें। अब बिलीव करें कि पहले माइनर सी प्राइस वाला कोई भी कस्टमर्स थे वो ये सोचते थे हम फॉर्मेलिटी करें और जस्ट बिल्कुल इस तरह से ही। लेकिन अब उस पर पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उन्हें पता ही एक प्रॉपर डे है और उसको प्रॉपर एंजॉय किया जाता है। ठीक है, कलर्स के हवाले से बात करें तो मेहंदी के कलर्स आजकल क्या चल रहे हैं? मेहंदी में ऑरेंज, शॉकिंग, पैरेट ग्रीन कलर, इन कलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जो शार्प कलर्स हैं ज़्यादा उनको मेहंदी पे। शार्प कलर्स और में आजकल ऑरेंज पे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने ऑरेंज मेहंदी पे ट्राई किया होता है, तो मैं कह रही हूँ बड़े वाइब्रेंट सा फंक्शन होता है, तो इसमें थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स चलते हैं। ऐसे ही है एक्चुअली, पता कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका कलर कंप्लेक्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग। अगर ऑरेंज कलर आपके फेस के करीब आएगा तो वो आपको वो लुक नहीं देगा। शॉकिंग कलर है जो आपको अट्रैक्शन देता है, यानी दुपट्टे को शॉकिंग करना चाहिए, शर्ट को पर्पल कर लें। अभी से हम कैटेगरीज बनाकर भी आपसे डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि अगर जिनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर है वो कौन से कलर मेहंदी पे पहन सकते हैं, और इसी तरह से वो लोग जिनका रंग गंदुमी है वो कौन से कलर पहन सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है उसकी शादी का दिन, और ख़वातीन के हवाले से बात करें तो शादी की शॉपिंग के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं। कौन सा ब्राइडल ड्रेस चूज़ किया जाए, आजकल कौन सा काम ट्रेंडिंग में है, बजट कितना लगेगा, ये हर उस लड़की के जहन में सवाल होता है जो कि अपनी शादी की तैयारियों के लिए ड्रेस बनाना है या दीगर मामला देख रही होती है। तो आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं उसका जवाब हमारे आज के इस प्रोग्राम में मिलेगा। डिज़ाइनर खुर्रम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि अभी आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है, इसकी डिटेल भी हम जानेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में और कौन सा काम ऐसा है जो कि लाइफ टाइम चले। अक्सर औकात हम देखते हैं कि हम ड्रेसेस पे हैवी किस्म के पैसे तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन उनकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो वक्त जैसे जैसे गुजरता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ड्रेस अगर इतना महंगा लिया है तो कौन सा काम है वो सूटेबल रहेगा उस ड्रेस के अकॉर्डिंग। अगर आप खुद से भी बनाना चाह रहे हैं तो भी एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुर्रम साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे हम ये ड्रेसेस के हवाले से बात कर रहे थे, जैसे ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है, इसके काम के हवाले से बताइए कि इस ड्रेस को क्या चीज़ यूनिक बना रही है। इस ड्रेस में हमने कुछ चेंजिंग, वक्त के लिहाज से तो हम ड्रेसेस को चेंज करते हैं, स्पेशली ब्राइडल्स में अब हम बहुत ज़्यादा चेंजिंग ला रहे हैं। और इसमें ब्राइडल ड्रेसेस में ये होता है कि आया कि ब्राइडल हैं कैसी, उनको क्या सूट करेगा, वो क्या पहनेंगी, वो शॉर्ट शर्ट पहनेंगी, वो लॉन्ग शर्ट पहनेंगी, वो क्या उनको
ये हमने अपने कस्टमर्स को, अपने जितने भी हैं उनको जानने वाले उनको बताना होता है। अब ये मैंने, आप इस ड्रेस के बारे में पूछें तो ये वेलवेट पे मैंने ये नया एक शुरू किया है। ठीक है। इनमें पैचेस और कलर्स दिए हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली चलता है कि आपका स्किन काम है या सिल्वर काम है। इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया है और अब मैं ट्रेंडिंग में ये ला रहा हूँ। और डिफरेंट कलर्स के साथ इसके 2 दुपट्टे, ठीक है। यानी एक मैंने ये वेलवेट का ही दुपट्टा साथ सेम उसी स्टफ़ में, और एक नेट का दुपट्टा साथ इसके शुरू कर रहे हैं। ठीक है। एक ट्रेंडिंग में था कि ब्राइडल अगर रेड या मैरून ड्रेस पहन रही है ना, तो हम डस्टी स्किन कलर का दुपट्टा साइड पे रखने के लिए उस पे हम वो किरण शिरन लगा के जस्ट आई मेकअप के लिए और ये वो कॉन्ट्रास्ट करने के लिए करते हैं। ये अब एक डिफरेंट सी नई चीज़ है। ये शॉर्ट शर्ट के साथ है। ठीक है, ये शॉर्ट शर्ट के साथ है। लेकिन शॉर्ट शर्ट में ये होता है कि वो लोग जो तो बहुत हाइटेड होती हैं उनके ज़्यादा सूट करता है, लेकिन जो एवरेज लड़कियां हैं जिनकी हाइट कम है, तो वो भी क्या इस ड्रेस को वेयर कर सकते हैं या उनके लिए अल्टरनेशन मौजूद होगी? जी, जो हाइटेड हैं उनके लिए थोड़ा सा आपसे हो गई, वो शॉर्ट शर्ट में ही वो सही। बेस्ट है। एक्चुअली उनके लिए फ्लेयर को ज़्यादा होना ज़रूरी ठीक है। है। और जो बल्कि ज़रा गर्ल्स होती हैं उनके लिए आजकल हम ट्रेंडिंग में चला रहे हैं शरारा लहंगा, फर्शी लहंगा उसे बोलते हैं। उसकी हम लॉन्ग शर्ट कर लेते हैं, और घेर को उसको एक्स्ट्रा कर देते हैं। आजकल वो जो बल्कि गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं जो बल्कि गर्ल्स कि भाई हम पे क्या, हम कोई फ्रॉक पहन लें, ऐसा कर लें, नथिंग। लहंगा ही है। ठीक है। ब्राइडल के लिए लाइफ में ये एक डे ऐसा होता है कि आपने लहंगा पहनना है। तो इट डजेंट मैटर कि आप हेल्दी हैं या आप किसी हाँ, बिल्कुल। और अगर बजट के हवाले से बात करें ना, तो शादी में ज़ाहिर सी बात है इतने खर्चे हो रहे होते हैं, तो ऐसे में ख़वातीन को ऐसा ड्रेस देखना होता है जो कि रीज़नेबल प्राइस में हो। अगर इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो क्या है, और किस तरह से कम बजट में रहते हुए एक अच्छा ड्रेस जो है, डिज़ाइनर ड्रेस पहन सकते हैं? अगर 2.5 में इसकी प्राइस है, बट मैं तो अब कस्टमर्स को इस प्राइजेस पे चीज़ों को सेटिंग करवा के देता हूँ कि जो मेरे पास एक दफ़ा आ जाए तो अल्लाह की रहमत से वो दोबारा सोचता नहीं है कि हम कहीं और जा सकें। कि इतनी लो प्राइसेस और क्वालिटी इतनी अच्छी कि ब्राइडल्स खुश हो जाए। मैं एक फीलिंग समझता हूँ ब्राइडल, मैं काफ़ी अरसे से इस फील्ड में हूँ, तो मैं एक ब्राइडल की फीलिंग समझता हूँ कि वो क्या चाह रही होती हैं। तो मेरा दिल होता है कि उन्हें एक हैवी, एक ब्राइडल के लिए हैवी ही अच्छा लगता है, एक हैवी चीज़ और एक कम बजट में उनको एडजस्ट करके दूँ। ठीक है। तो ये मतलब 2.5 में अभी इसकी प्राइस चल रही है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दिन को बहुत स्पेशल बनाना चाहते हैं, इस दिन को बहुत ख़ास बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए 2.5 लाख भी ज़्यादा प्राइस है। तो मिनिमम, अगर हम मिनिमम बजट के हवाले से बात करें, एक ब्राइडल ड्रेस कितनी कॉस्ट कर रहा होता है? कैन यू बिलीव कि जो ब्राइडल ड्रेस है ना, जब किसी की घर शादी आ जाती है ना, तो सोचते हैं भी कि हमें तो 1-1.5 लाख पड़ गया, हम इससे नीचे नहीं आ जाते। बट हम कस्टमर्स को बिल्कुल 50-60 से भी स्टार्ट दे देते हैं लहंगा, और ऐसा देते हैं कि जिसकी वैल्यू 2.5, 150 ऐसी हो जाए। ठीक है, मतलब ये ड्रेस टू ड्रेस वेरी कर रहा होता है। और इसके साथ साथ ये तो हमने बात कर ली बारात वाले दिन के ड्रेस के हवाले से। ये दूसरा बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस नज़र आ रहा है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ये कौन कौन से इवेंट्स पे हम पहन सकते हैं, और इसके काम के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। ये पार्टी वेयर मैक्सी है, यानी कि दुल्हन की बहन ने, सिस्टर ने, कज़न्स के लिए पार्टी वेयर्स में। अच्छा, इसमें कुछ चेंजिंग हमने ये लेके आए हैं कि इसमें हमने रेशम का काम, ये जो अट्रैक्शन के लिए इसमें हमने जो कलर्स दिए हुए हैं, ये इसको इस लिहाज से कुछ डिफरेंट किया है। इनमें डिफरेंट कलर्स वगैरह तो बनाते हैं, लेकिन ये जो रेशम का आप देख रहे हैं ना, ये वाली चीज़ें, ये इसमें डिफरेंट लुक देती हैं बाकियों से। जैसे टिपिकल, जैसे मैं बात कर रहा था कि स्किन काम होता है या सिल्वर काम होता है, ये इसको हमने डिफरेंट एक लुक दी है। इसकी बेस कपड़ा को कुछ जरी मसूरी बोला जाता है, डिफरेंट है, उसमें कुछ शाइन है इस तरह से। और इसके साथ जामावार शायद कोई कपड़ा होता है, उसके साथ भी ये बड़ा कॉम्बिनेशन में चलता है ये ड्रेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इसके साथ साथ आप मुझे ये बताइएगा कि पार्टी वेयर्स के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है, दुल्हन की बहन भी खूबसूरत दिखना चाहती है, जो दुल्हन की नंद है वो भी ज़ाहिर सी बात है इवेंट वाले दिन सबसे अलग लगना चाहती है, अपने भाई की बारात के साथ आ रही होती है। तो किस तरह से कम बजट में रह के पार्टी वेयर्स हम मैनेज कर सकते हैं? पहली आपकी बात ये कि जो चाहती, आप गर्ल्स वाकई यही चाह रही हैं कि हम बहुत हैवी ड्रेसेस पहने। मेजॉरिटी में ऐसा हो रहा है अब कि ब्राइडल का इतना हैवी ड्रेस नहीं होता, और साथ उसके खड़ी उसकी कज़न है, उसकी फ्रेंड है, तो उसका हैवी है। इसलिए मैं ब्राइडल्स को स्पेशली ये कहता हूँ कि अपना ड्रेस को हैवी करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी आती हैं जो ये कहते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब शादी होने लगती है तो नो हैवी नहीं लेना, रेड नहीं लेना। ये उनका बिल्कुल आइडिया गलत है।
अपना रेड ड्रेस करें, मैरून ड्रेस करें और हैवी लुक दें, ताकि आपके पास खड़ी आपकी कोई कज़न फ्रेंड आके पिक्चर बनाए तो तो आप पता चल रहा हो आप कि ब्राइडल दुल्हन आप कौन हैं। है। हाँ, ब्राइडल आप लगें, यही बात है। और जो अब ट्रेंड यही है कि छोटी बच्ची है, बड़ी हैं, अब एज डिस्टेंस नहीं रहा, लोग हैवी ड्रेसेस को लाइक कर रहे हैं, हैवी ड्रेसेस पहने जा ठीक रहे है। हैं। और पार्टी वेयर्स के हवाले से बात करें ना, आजकल शादियों में हम देखते हैं साड़ी का बड़ा कल्चर है। आप दुल्हन की दोस्त हैं, आप दुल्हन की बहन है, या कोई भी रिश्ता है, आप चाहते हैं कि आप यूनिक लगें, तो यूनिक में जो साड़ी है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है। तो इस साड़ी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इस पर कौन सा काम हुआ है, और कौन कौन सी साड़ीज़ की मैं समझती हूँ कि डिफरेंट फॉर्म्स आजकल चल रही हैं। साड़ी में बहुत वैरायटी, साड़ी इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग में है कि जैसे गर्ल्स साड़ी एक अपने आप में एक स्पेशलिटी है, उसका पल्लू। बल्कि मैं एक फ़नी सी बात करता था कि गर्ल्स को ये कहता था कि जब आप साड़ी का पल्लू ऐसे ले रहे हो ना, तो उस पल्लू के साथ पूरे फंक्शन में पंगा लिए रखना है। वो हंसती है, पंगा मतलब मैं कहता तो उसको ये नहीं करना कि बस यहाँ पे पिन अप कर लिया और बस छोड़ दिया आपने, नथिंग। ठीक है। आपने कभी उसके अपने बाजू पर ले लिया, कभी इकट्ठा करके यहाँ पे रख लिया, यानी उसके साथ पंगा लिए रखना है, ये एक स्टाइल है। ठीक है। साड़ी बहुत ही मज़े का ड्रेस है ये। जैसे आप पार्टी वेयर्स में पूछ रही हैं ना, लेकिन साड़ी के हवाले से ना अमूमन ये भी बात अक्सर ख़वातीन में होती है कि शायद तुम्हें सूट ना करे, तुम्हारे लिए ये रीज़नेबल नहीं है। तो साड़ी किन लोगों को सूट करती है और किन लोगों को नहीं पहननी चाहिए, क्या ऐसी भी कोई बात है? जी, ये ज़्यादातर गर्ल्स समझती हैं कि जिनकी हाइट कम है और वो साड़ी नहीं पहन सकती, ये उनकी बात गलत है। साड़ी सबके लिए है, सब पे सूट करती है। साड़ी का जो स्टाइल मैं आपको पल्लू का बता रहा हूँ ना, मेन उसका पल्लू है जो आपको बाकी ड्रेसेस से, आपने मैक्सी पहनी है, आपने सूट पहना हुआ है, आपको एक डिफरेंट लुक इसका स्टाइल। और इसकी प्राइसेस क्या है? प्राइसेस अगर साड़ी के हवाले से बात करें, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा महविश, बात मैं ओवरऑल आपको बताऊं, अब वो बात नहीं है प्राइजेस की जो आप करते हो ना कि क्या प्राइस होगी, एक तो लिमिट कुछ नहीं है, और आप जिस प्राइस में कम में भी चाहते हो तो आपको हर चीज़ हर। ठीक है, एक एवरेज अंदाज़ा बता दें कि मिनिमम कितने में वो लोग जो कि साड़ी पहनना चाहते हैं और उनका बजट भी थोड़ा सा मिनिमम है, तो कितने में उन्हें साड़ी मिल सकती है? 15,000, जस्ट 15,000 में आपको बेहतरीन साड़ी मिलती है। एवरेज जो आपकी है वो 30 to 35, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाती है। बाकी फिर आप तो आपने जितना जाना चले जाएँ, बट आपने जो नॉर्मल के लिहाज से पूछा, जस्ट 15,000 में आपका एक ऐसा ड्रेस बनता है कि मैं कहता हूँ आपकी कोई मैक्सीज, आप ड्रेसेस हैवी से हैवी, आप लाख 1.5 लाख का भी ड्रेस बना रहे हो ना, तो वो उस पर भारी है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से। और साड़ी तो ऐसे फैशन में भी कंसीडर होती है कि सस्टेनेबल फैशन है, आप इसके साथ थोड़ा बहुत अल्टरनेशन करके बेहतरीन कर सकते हैं। आपके बैक पे बहुत खूबसूरत सा ड्रेस लगा हुआ है, ये भी ज़रा उठा के दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये कौन सा काम है और ये किस मौके पे पहना जाता है। ये स्पेशली अब मैंने शुरू किया है क्योंकि मुझे डिमांड थी गर्ल्स की कि मुझे हमें फ्लेयर चाहिए, हमें घेर ज़्यादा चाहिए। सही। ये अगर आप पकड़ेंगी तो आप और मैं इसको खोल नहीं पाएंगे, इसका इतना घेर है बहुत ही कि खूबसूरत ये है। एक्स्ट्रा में, इसे हम मेजोरिटी में पशवास भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, यानी इसे मैक्सी पशवास कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा घेर में चले जाती है। ठीक है। और इसके अगर प्राइसेस के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैं एक खातून होने के नाते ये बात देखूँ ना, तो ख़वातीन का मेजर कंसर्न ये होता है, जाहिर सी बात है, हस्बैंड की जेब से पैसे निकलवाने हों, वालिद की जेब से पैसे निकलवाने हों, तो ये खासा मुश्किल चैलेंज हो रहा होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्राइस भी सामने लाजमी रखनी होती है। अगर आप मेरी बात करें ना, तो मेरे 3-4 आउटलेट हैं, और माशाल्लाह मैं प्राइजेस के हवाले से, अब 2-3 बार ये बात हुई ना, मेरे पास आने वाला कस्टमर प्राइजेस से नहीं जाता। मैंने यानी अब ये है, ये तकरीबन 2.5-225 के करीब की ये है, बट मैं इनको अंडर लाख के करता हूँ। ठीक। कि मेरी प्राइजेस ऐसी हैं, और वही बात कि इसी को आप जितना मर्ज़ी कम कर लें, जितना मर्ज़ी। और जिस तरह साड़ी की हम थोड़ी सी बात एक मिस हो गई कि इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। ये साड़ी ख़रीदने वाली गर्ल्स ये जहन में रखें कि साड़ी एक ऐसा ड्रेस है जो अगर आपको लग रहा है ना कि आप उसमें पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वो आपके 3-4 सूट हैं। सही, वो कैसे? वो आप जब जैसे गर्ल्स एक दफ़ा पहनती हैं और कहती हैं अब सबने देख लिया, अब हम इसको नहीं बिल्कुल। इसको और नहीं इसमें पहन, पिक्चर्स भी आ गई होती हैं। अब तो ये सबने देख लिया, अब ये हम कह दें, उसको बजाय के कबर्ड में रखने के मेरे पास लाएं। ठीक है। आप उसकी मैक्सी बना सकते हो, आप उसके 2-2 ड्रेस, एक साड़ी में से 2 ड्रेस निकलते हैं, आपकी ज़ायन जाती। आपकी मम्मा का भी ड्रेस पड़ा है ना शादी का, आपकी कबर्ड में पड़ा हुआ है, तो आप वो लाएं, उसको यूटिलाइज़ करें, उसका कुछ ना कुछ आप बना सकते हैं।
ये आपकी ज़ाया नहीं जाती। बल्कि साड़ी के अलावा कोई भी ब्राइडल लहंगा भी है उसको भी आप ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये मैक्सीज़ हैं, यानी कोई भी ड्रेसेस हैं, गर्ल्स सोचती हैं कि हमने इतने पैसे लगाए हैं और वो पड़े हुए हैं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप किसी की मैक्सी बना सकते हैं, किसी की पेपलम बनाएं, किसी का सूट बना सकते हैं, सब कुछ बनता है। अगर साड़ी के हवाले से बात करें तो कलर्स आजकल कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि शादियों के सीज़न का आगाज़ बस हो चुका है, 1 से 1.5 महीने की बात है, 5-6 शादियां तो हमारे अपने फैमिली में आ रही हैं। तो मेरी तो दिन रात रिसर्च यही होती है कि किस तरह से बेहतरीन दिखना है, डिज़ाइनर ड्रेस भी पहनना है, बजट भी देखना है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो कि हर उस खातून के जहन में आ रहे होते हैं जिसने कोई ना कोई शादी अटेंड करनी होती है। कलर्स शादियों पे तो मैं पहली तो प्रेफरेंस देता हूँ कि शार्प कलर्स होने चाहिए। शादी है, शादी के इवेंट पे आप खिले हुए कलर, तेज़ कलर्स होने चाहिए। बट अगर आप फर्स्ट डे पे जैसे पार्टी वेयर में आप कहती हो कि मेरे भाई की शादी है, कज़न की शादी है, मैंने फर्स्ट डे पे बारात कलरफुल तो कर लिया, मेहंदी पे, बारात पे डार्क कलर्स चल जाता है। वलीमे पे अगर आप अपने लिए साड़ी ले रही हो तो उसमें कुछ लाइट जा, साड़ी में आप लाइट और डार्क दोनों में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए शो कलर्स ठीक को। है। रेड कलर की साड़ी मैंने देखा है बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्रामर बहुत ज़्यादा ये कलर पहन रहे हैं। तो ये वाकई पहन लेना चाहिए इतने बोल्ड कलर में? और आप बिलीव करें कि आज से कुछ साल पहले रेड कलर सिर्फ ब्राइडल के लिए था, लेकिन अब छोटी बच्चियों पे भी रेड यूज़ कर रही हैं रेड कलर, और अच्छा लग रहा है। रेड कलर अच्छा लगता है, बहुत सूट करता है। ये रेड एक डीप रेड होता है, जिसे ब्लड रेड भी हम बोलते हैं, वो रेड कलर यूज़ करना चाहिए। जो एक लाइट सा रेड होता है वो सूट नहीं करता। सही, डिफरेंट Deep red कलर्स, आप colour। डार्क Red कलर्स में में भी साड़ी बहुत जो सारे है वो colours होते हैं। पहन सकते हैं। और सस्टेनेबल फैशन के हवाले से हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि फ़ैशन जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो साड़ी इस चीज़ की अमली एग्जांपल है कि हम इस चीज़ को अल्टरनेट करके पहन रहे होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस वो भी मैं देख रही हूँ, ये स्काई कलर में है। तो ये किस मौके पे हम पहन सकते हैं? इस पे हम काम भी देख रहे हैं कि बहुत हैवी भी नहीं हुआ है और बहुत हल्का भी नहीं हुआ है। तो इसे किस मौके पे पहना जा सकता है? स्काई का स्टाइल तो मैक्सी है, बट इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है ना, ये कुंदन के काम में है। इस पे हमने एक बिल्कुल इन सब चीज़ों से एक हट के एक नया ट्रेंड शुरू किया है। और नेक्स्ट मैं इस पे ब्राइडल लहंगे भी इस पे सेटिंग कर रहा हूँ। इस पे कुंदन का काम है, स्पेशल वाले कुंदन होते हैं जिसमें मल्टी डबल टून आ रहा होता है, यानी एक अलग सा ड्रेस लगता है। और इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्राइडल ड्रेसेस में भी इस एम्ब्रॉयडरी को कन्वर्ट ठीक है। और अगर काम के हवाले से बात करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखते हैं कि प्राइस काम तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वो कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा इस चीज़ में हम देख रहे हैं कि ये कम होता है। बहुत शुक्रिया राजपूत खुरम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और वो लोग जो कि अपनी शादी की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं या घर की किसी भी रिश्ते से या कोई भी शादी अटेंड करने के लिए काम कर रहे हैं कि कौन सी शॉपिंग की जाए, तो आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोगों को मिला होगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। और अब बात करते हैं कुछ गोल्ड मार्केट की प्राइस के हवाले से कि मार्केट में आज गोल्ड रेट क्या चल रहा है। ये सवाल जो है हर उस इंसान के जहन में होता है जिसने गोल्ड के ज़ेवरात बनाने हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो। तो आज के अगर रेट्स के हवाले से बात करें तो आज का 1 तोला रेट जो मार्केट में चल रहा है वो 3,61,200 रुपये पर तोला की कीमत जा रही है। और इस तरह से अगर हम 10 ग्राम के हवाले से बात करें तो 3,09,676 रुपये जो है वो 10 ग्राम रेट है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड रेट ये पिछले 1 वीक से इसी प्राइसेस पे हम देख रहे हैं, तो अभी तक थोड़ा सा स्टे लगा हुआ है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में गोल्ड किस तरह से सस्ता होता है या महंगा होता है। अगर हुआ तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो गोल्ड को एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझा जा रहा है। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब कुछ बात करते हैं घर डिज़ाइन करने के वजह से। घर जो है एक ऐसा कोना होता है जहाँ पर हम सुकून महसूस करते हैं। और जब से खूबसूरती से डिज़ाइन किया हो, आर्किटेक्चर के हाथ लगे हों, तो समझती हूँ कि घर और ज़्यादा पुरसुकून हो जाता है। आपका कितना बजट आएगा, किस तरह से आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, ये हर उस इंसान के जहन में सवाल आ रहे होते हैं कि जो कि अपना घर बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तो आपके तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आज के प्रोग्राम में मिलेंगे, क्योंकि आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एक बहुत ही फेमस और काबिल आर्किटेक्चर ने, जिन्होंने नवाज शरीफ पार्क जो है वो भी बनाया है, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया। ऐसी बेशुमार बिल्डिंग्स हैं जो फैसलाबाद की जो कि आप डिज़ाइन कर चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का।
अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले कि अगर हम आर्किटेक्चर के हवाले से बात करें, इंटीरियर के हवाले से बात करें, तो हमें एक कॉमन इंसान होने के नाते हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि जब एक बिल्डिंग डिज़ाइन करनी हो तो कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं? देखिए, नो डाउट ये मुश्किल काम है, ये बिल्कुल चैलेंजिंग काम है। इसके जो डिग्री है, इट इज़ अ 5 ईयर प्रोग्राम। 5 साल हम स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हैं। उसके बाद जाके हम इस काबिल होते हैं कि हम कोई घर या कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकें। तो क्योंकि बिल्डिंग जो है वो जो नज़र आती है उसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है। जब तक आप उसको प्रॉपर्ली प्लान नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर पूरी तरह से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो बिल्डिंग कामयाब नहीं हो सकती। और बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई और बिल्डिंग हो, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए नहीं होती। ये आने वाले आपके 40-50 साल, कम से कम 40-50 साल के लिए एक बिल्डिंग यूज़ होती है। तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर पूरी तरह से मेहनत और पूरी तवज्जो वो मांगती है। ठीक है, आर्किटेक्चर के हवाले से बात करें, इंटीरियर के हवाले से बात करें, ये 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आज के दौर में एक आम इंसान है जो कि अपना घर खूबसूरत बनाना चाहता है, उसके ज़हन में यही होता है कि बहुत हैवी बजट लगने वाला है। तो क्या आर्किटेक्चर के हवाले से बात हो या इंटीरियर के हवाले से बात हो, तो क्या ये लिमिटेड बजट में पॉसिबल है आज के दौर में? जी बिल्कुल पॉसिबल है। इसके अंदर ये है कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन दोनों इंटरलिंक्ड हैं। डेफिनेटली जो एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम डिज़ाइन करते हैं तो वो इंटीरियर डिज़ाइन कहलाता है। तो बिल्कुल ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, अगर खूबसूरत घर बनाने के हवाले से बात करूँ, क्योंकि घर ना एक ऐसी जगह होनी चाहिए जब आप जाएं तो आपको सुकून महसूस हो, और वो तब होगा जब घर फुल प्लान तरीके से बना हो। तो अगर आज के दौर के हवाले से बात करें तो आर्किटेक्चर में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी मिक्स ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल। इसके अंदर मॉडर्न स्टाइल भी चल रहा है। इसके अंदर जो है वो स्पेनिश कुछ लोग पसंद करते हैं, स्पेनिश विला से इंस्पिरेशन लेके घर बनाते हैं। तो मुख्तलिफ ट्रेंड्स चल रहे हैं लेकिन ज़्यादा जो चल रहा है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर चल ठीक रहा है। है, उसमें क्या टाइप्स यूज़ हो रही हैं? अगर हम देखें, मैंने बहुत सारे घर बनते हुए देखे हैं, तो इसमें अमूमन आजकल ज़्यादा ग्रे कलर का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। तो ग्रे के साथ साथ हम किस तरह से जदीद ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं? वो लोग, जाहिर सी बात है, जो कि घर बनाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं? देखिए, घर जो है वो आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि वो सिर्फ़ एक खूबसूरती या उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि घर की फंक्शनैलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से, कहाँ पे क्या फ़र्नीचर प्लेस होगा, कहाँ से गुज़रने का रास्ता होगा, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके अलावा जो आपने बात की कलर्स की, तो ग्रे कलर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके अलावा कुछ और सूदिंग कलर जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा उलझनों से भरपूर हो गई है कि हमें अब अपने घरों में या अपनी स्पेसेस में जहाँ पे भी हम रहते हैं तो हमें सूदिंग कलर जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं और होने भी वो चाहिए। सॉफ्ट लाइट्स हों और कलर का इस्तेमाल भी जो है वो सॉफ्ट कलर्स का यूज़ होना चाहिए। और अभी मैंने ये भी चीज़ अब्दुल्ला नोटिस की है कि हमारे यहाँ घरों में ना डुअल लाइट्स का भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आप देखेंगे कि कभी आपको घर में थोड़ा सा कोज़ी इन्वायरमेंट चाहिए तो आप येलो कलर की लाइट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसी तरह से लाइट्स बहुत मैटर करती हैं। अब घर के हवाले से बात करें तो बहुत बड़े घर तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो सकते हैं, लेकिन 2 मरला 3 मरला घर को डिज़ाइन करने के लिए ख़ासी मेहनत लगती है, और अमूमन ये तासुब जाता है कि शायद ये घर उतने अच्छे से डिज़ाइन नहीं हो सकती। तो बीइंग आर्किटेक्चर आप क्या समझते हैं, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? बीइंग आर्किटेक्ट मैं ये समझता हूँ कि चाहे हमारे पास 2 मरला की स्पेस हो, चाहे हमारे पास 2 किनाल की स्पेस हो, हमारे लिए वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से हम उसके ऊपर उसको डिज़ाइन करते हैं। जब अच्छे तरीके से उसको प्लानिंग अगर की जाए तो वो 2 मरला भी फुली फंक्शनल हो सकता है और 2 किनाल भी फुली फंक्शनल हो सकता है। और अगर अच्छे तरीके से डिज़ाइन ना उसको किया जाए, किसी आर्किटेक्ट ने ना डिज़ाइन किया हो, जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ख़ुद से समझते हैं कि हम इंटरनेट से देख के या इधर उधर से देख के इंस्पिरेशन लेके हम बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप प्रॉपर्ली उसको डिज़ाइन नहीं करवाएंगे, प्रोफेशनली उसको लेके नहीं चलेंगे, तो आपकी चाहे वो 2 किनाल स्पेस हो, 4 किनाल स्पेस हो, वो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं रहेगी। घर को प्री प्लान तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम अपना घर बनाने का सोच रहे होंगे या घर बना रहे होंगे, तो उनके जहन में बहुत ज़्यादा सवाल होगा कि इंटीरियर किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, आर्किटेक्चर के हवाले से किस तरह से हेल्प की जाए। तो आपके सवाल हम सिटी@10 में शामिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया जा रहा है, आपका कोई
करीब ही क्वेश्चन है कि एक घर को डिज़ाइन करते हुए खा वो इंटीरियर हो या आर्किटेक्चर के हवाले से सवाल हो, तो आप एक्सपर्ट मोहम्मद अब्दुल्ला से पूछ भी सकते हैं। तो अब्दुल्ला, यहाँ पर अगर हम बजट के हवाले से बात करें ना, तो बजट अमूमन हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देखनी होती है। एक तो घर कॉस्टली आजकल बहुत हैं, तो अगर 3 मरला के हवाले से बात करें या 2 मरला के हवाले से बात करें, अमूमन ये वो लोग ख़रीदते हैं जिनकी इस्तात इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इस घर को बनाने के लिए कितना ख़र्चा होता है, इस पर मैं आपका जवाब ज़रूर जानूँगी। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बात कर रहा है? अहमद बात कर रहा हूँ मैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला आर्किटेक्चर हमारे साथ मौजूद हैं। कोई सवाल आप उनसे करना चाहते हो? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा ना 3 मंजिल का प्लॉट है, तो उस पर मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हूँ। ठीक है। कि उसके अंदर स्विमिंग पूल बन जाए, ऐसे हो सकता है? ठीक है अहमद, आप हमारे साथ कॉल पे रहिएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन है आप अहमद से करना चाहिए? जी, स्विमिंग पूल बनाना चाह रहे हैं घर में 3 मरले में, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल पॉसिबल है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। देखिए, स्पेस हमारे पास जो है उसी के अकॉर्डिंग, उसका साइज़ उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर हम ये समझें कि हमारे पास स्पेस 3 मरला की है और उसके अंदर हम स्विमिंग पूल जो है वो बहुत बड़े साइज़ का बनाना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। विद इन द लिमिटेशंस जो हमारे पास स्पेस मौजूद है उसके अंदर हम बिल्कुल स्विमिंग पूल बना सकते हैं। कोई सवाल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 3 मरला के मकान के हवाले से, स्विमिंग पूल तो पॉसिबल है, लेकिन इसे बनाने का ख़र्चा कितना आएगा? क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि हम अगर बात करें ना एक आम इंसान के हवाले से, तो उसका सबसे पहला जो सवाल है उसके जहन में यही आता है। जी डेफिनेटली। देखिए, सवाल तो आता है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते, जैसे मैंने पहले बात की थी कि घर या बिल्डिंग जो है वो कोई 1-2 साल के लिए नहीं होता या थोड़े टाइम के लिए नहीं होता। अगर आप अपना घर एटलीस्ट 25 ईयर्स के लिए भी बना रहे हैं, तो आपके जो खर्च आ रहा है उसके ऊपर आप उस टोटल खर्च को उन दिनों पर डिवाइड करके देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका खर्च जितना टाइम आपने यूज़ करना है उस बिल्डिंग को, और उस बिल्डिंग को यूज़ करने के बाद जब उस टाइम पे उस बिल्डिंग की क्या वैल्यू होगी। अगर वो अच्छे से डिज़ाइन घर है, एक प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस है, एक आर्किटेक्ट ने उसको डिज़ाइन किया है, तो जिस टाइम 25 साल के बाद अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तब उसकी क्या वैल्यू होगी, और जितना टाइम आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जब आप खर्च को डिवाइड करेंगे, तो शायद वो आपके जो नॉर्मल आप कपड़े पहनते हैं या डेली की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे भी कम निकलेगा। ठीक है, अभी 3 मरला घर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि स्विमिंग पूल इस पे पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे घरों की छतों पे स्विमिंग पूल बने होते हैं, लेकिन अमूमन एक आम इंसान के जहन में ये भी तासुब जा रहा होता है कि पता नहीं ये सेफ़ होगा कि नहीं सेफ़ होगा। घर की ज़ाहिर सी बात है, पानी है, घर की बुनियादों को कोई मसला ना हो। तो इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। उसके लिए ये है कि प्रॉपर्ली उसको वाटर प्रूफिंग की जाए, उसका स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए। जब आपका एक वाटर का वेट है, जितना स्विमिंग पूल में वाटर वेट रहेगा, उस वेट को आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना मैक्सिमम वेट रहेगा, उस लोड के अकॉर्डिंग हम उसका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर उसका कितना सरिया डलेगा, कितना सीमेंट आएगा, क्या उसकी सारी रेशो होगी, उसके अकॉर्डिंग जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है तो वो सेफेस्ट हम समझते हैं कि वो लोग जिन्हें लग रहा है कि घर की छत पे स्विमिंग पूल बनाना सेफ़ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्दर भी इंटीरियर के हवाले से बात करेंगे। एक ख़ास तौर पे अगर एक रूम के हवाले से बात करें, तो एक रूम को डिज़ाइन करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, ये भी हम लाजमी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि घर को सजाना हर किसी का ख्वाब होता है, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली हर्डल आती है वो होती है कि घर को बनाने के लिए बजट कितना रिक्वायर्ड है, कौन से कलर चूज़ करने चाहिए। हम लोग तमाम उन लोगों की राय जो है वो शामिल कर रहे होते हैं जिन्हें ख़ुद से उतना नहीं पता होता। तो ऐसे में एक डिज़ाइनर की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आर्किटेक्ट की राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि घर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर सुकून हो, जहाँ के जो रूम हैं वो इस तरह के हों कि आपको फ़ील हो कि आप घर आ गए हैं दुनिया की सारी टेंशन और सारी परेशानियों से। तो अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम रूम के हवाले से बात करें, जैसे अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें चीज़ें बहुत लिमिटेड सी रूम में चाहिए होती हैं और थोड़ा सा फ्रेश एक इन्वायरमेंट हो, तो ऐसा रूम डिज़ाइन करने के लिए मिनिमम क्या कॉस्ट आ रही होती है और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो एक डिज़ाइनर के पास जाए, लेकिन एक एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो सबके लिए मैटर कर रही होती है। जी बिल्कुल।
देखिए कॉस्ट के एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं शायद नहीं दे पाऊँगा, लेकिन रफली मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप बहुत सिंपल सा रखना चाहते हैं, अपने लाइटिंग बहुत सिंपल सी हो, आपकी नेचुरल लाइट का यूज़ ज़्यादा हो रहा हो, और DIY प्रोजेक्ट्स अगर आप कुछ अपने यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी अगर कर रहे DIY, तो मिनिमम अगर आप एक रूम को डेकोरेट करना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स अराउंड 25 to 30,000 में आप इजीली अपना रूम अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको देख के कोई कह सकता है कि ये आपने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है। बिल्कुल इसी तरह से घर को डिज़ाइन करते हुए बहुत सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होती है, तो एक एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो ये है कि मिनिमम बजट में भी ऐसे हो सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं अरीज बात कर रही हूँ। अरीज कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरीज आपका कोई सवाल आप मोहम्मद अब्दुल्ला से करना चाहें? जी मैं इनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखती हूँ। इन्होंने अभी रिसेंटली क्लिनिक डिज़ाइन किया है, डेंटल क्लिनिक, तो वो बहुत इन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया है। आई वांटेड टू आस्क कि मैं अपना एक एस्थेटिक क्लिनिक डिज़ाइन करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे उसके लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको सारा डिज़ाइन करने में, बजट एस्टिमेशन क्या होगी? ठीक है। और अरीब आपका कोई क्वेश्चन है, एस्थेटिक क्लिनिक डिज़ाइन करवाना चाह रही हैं अरीज जो है, तो कितना बजट आएगा, ड्यूरेशन कितनी होगी, इस हवाले से अगर आप कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें जस्ट टू गेट दी हाउ नाउ। एस्थेटिक्स क्लिनिक के अंदर जो है वो आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए होंगी? स्किन से रिलेटेड होगा या उसके अलावा कुछ डेंटल या इस तरह का भी? चाहिए आपको? स्किन से रिलेटेड होगा। स्किन से रिलेटेड? स्किन से रिलेटेड। और कितना एरिया होगा उसका अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि उन्होंने टाइम का पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए टाइम हमें एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। जिस तरह आपने क्लिनिक की सीरीज डाली उस तरह से शॉप का एरिया ही है। अमूमन जिस तरह से होता है एक छोटी सी शॉप के हवाले से आजकल क्लिनिक डिज़ाइन हो रहे हैं, तो उस हवाले से अरीब बात अच्छा, आई थिंक वो रेफ़र कर रही हैं। अभी हमने रिसेंटली एक डेंटल क्लिनिक का प्रोजेक्ट किया है फैसलाबाद के अंदर, कोहिनूर में। ये उसका रेफ़र कर रही हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली, मेरी ये आदत है कि जो भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं हम उसको साथ साथ जो है वो डॉक्यूमेंट भी करते हैं। तो उसकी डेली बेसिस पे हमने डेली व्लॉग्स में लगाता था डेली प्रोग्रेस का, कि आज हम ये काम कर रहे हैं, आज पार्टीशंस हो रही हैं, आज लाइट्स लग रही हैं, आज फैंस लग रहे हैं। तो आई थिंक ये उसको रेफ़र कर रहे थे। तो वो बेसिकली डेंटल क्लिनिक था। अब ये बात कर रही हैं एस्थेटिक्स क्लिनिक की। तो एस्थेटिक्स के अंदर आ जाती हैं जो स्किन और इससे रिलेटेड मेनली चीज़ें होती हैं। तो उसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हमारे पास टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 15 to 20 डेज़ के अंदर हम वो रेडी करके दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी टीम्स मौजूद होती हैं, ऑन बोर्ड होती हैं हमारे साथ, जितने भी कारपेंटर्स हैं, वुड वर्कर्स हैं, पेंट वर्कर्स हैं, एवरीथिंग। तो सब टीम्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो 15 to 20 डेज़ के अंदर हम नॉर्मली जो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के का सेटअप होता है वो रेडी कर देते हैं। ठीक है, 15 से 20 डेज़ इज़ इनफ। और अगर इसके साथ साथ जैसे अरीब ने भी पूछा बजट के हवाले से, तो थोड़ा सा बजट के हवाले से भी आइडिया दीजिएगा। देखिए इसका बजट शायद मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर मशीनरी बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम मशीनरी के अंदर कोई लिमिट नहीं है, तो वो सारी मशीनरी और वो सारी चीज़ें जब हमारे पास सामने आती हैं तो उसको डिस्कशन के बाद हम उसके रेट्स दे सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कोऑर्डिनेशन से और ऑन दी स्पॉट जाके पता चलते हैं। अच्छा अरीब, एक और चीज़ आजकल आपने भी देखा होगा कि अब तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं, पॉडकास्ट सेटअप लग रहे हैं, तो ऐसे में एक स्टूडियो को डिज़ाइन करना इज़ वेरी हैक्टिक टास्क। एक आम से स्टूडियो को डिज़ाइन करने के हवाले से, और जैसे कि पॉडकास्ट के हवाले से हमने बात की, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप लोग स्टूडियो भी डिज़ाइन करते होंगे, पॉडकास्ट सेटअप्स भी डिज़ाइन करते होंगे, तो क्या कॉस्ट आती है और क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें एक पॉडकास्ट सेटअप बनाते हुए मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखिए जो स्टूडियो का सेटअप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है और चैलेंजिंग भी होती है वो एकूस्टिक्स हैं उसके, यानी कि उसका साउंड कंट्रोल किस तरह से आपने करना है। क्योंकि स्टूडियो में यू वुड वांट कि आपके जो साउंड है वो अंदर की साउंड अंदर रहे, बाहर की बाहर रहे, और वो कंट्रोल में रहे आपके। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसकी वॉल्स और उसके जो सीलिंग्स और उसका फ्लोर है उसकी फिनिशेस होती हैं कि आप उसके ऊपर क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अक्सर आपने सिनेमास के अंदर देखा होगा कि उसकी वॉल के ऊपर पैनलिंग हुई होती है कपड़े की, तो वो इस तरह से हुई होती है कि सो दैट उसकी आवाज़ जो है वो अंदर की बाहर ना आ जाए। तो इस तरह से स्टूडियो जब हम सेटअप बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकूस्टिक्स होती है। उसके बाद फिर उसकी विजुअल्स होते हैं, क्योंकि अगर आपने यूट्यूब पॉडकास्ट की जैसे बात की, उसके अंदर जब आप कोई वीडियो क्यों देखेगा, उसको उसका जो पीछे वाला सारा इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए उसको देखेगा।
फिर उसके अंदर ना सिर्फ ये कि एक एंगल से आपका स्टूडियो अच्छा नज़र आ रहा हो, आपको हर एंगल से जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसकी विजुअल्स, उसकी वॉल्स के ऊपर क्या डेकोरेशन हुई है, कौन से मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, सीलिंग्स पे कौन से मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, और सबसे बड़ी बात लाइटिंग कौन सी यूज़ हो रही है। और लाइट्स के अंदर तमाम भी चीज़ें जो है ये मैटर कर रही होती हैं। खा आपने घर बनाना है, खा आपने रूम को डेकोरेट करना है, पॉडकास्ट के हवाले से सेटअप बनाना है, तो लाइट्स और आपके बजट जो है जितना मिनिमम होगा, जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें सेटअप हो रही हैं। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आपकी बातें जो हमारे नाज़रीन के लिए जो सवाल थे उनका भी जवाब आपने दिया। और इसी तरह से अगर हम बात करें घर को पुरसुकून बनाने के लिए, हम लिमिटेड बजट में भी एक खूबसूरत घर बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।